यस फ्रेंड्स, मित्र, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, ये इस समय ये वार्तालाप कर रहे हैं कि जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ही चर्चित है। टॉपिक क्या है कि भाई रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, यानी 22 को कल होने वाली है। 22 जनवरी को यानी 22 जनवरी को जो होने वाली है, उसका जो मुहूर्त निकाला गया है वो मुहूर्त शुभ है। बहुत से लोग कहते हैं शुभ नहीं है, कुछ लोग कमी निकालने वाले तो होते ही हमेशा, लेकिन कुछ कमी निकालते हैं, है ना। जो मुहूर्त निकाला गया है, क्या वो मुहूर्त 12:24 है, 12:20 का और 12:30 के आसपास, यानी 12:24 हमने लिया हुआ है। 12:24 ये समय है, 12:24 का, है ना। और 12:20 से स्टार्ट होता है शुभ, लेकिन 12:24 पर इसका जो नवांश है वो बहुत अच्छा जाता है। नवांश इसका दोनों मैच करते हुए आते हैं, क्योंकि दोनों जो लग्न के लॉर्ड हैं, नवांश का भी और जन्म कुंडली का भी, तो जन्म कुंडली मतलब जो प्राण प्रतिष्ठा की कुंडली बनाई गई है, उसका जो लग्न लॉर्ड है वो यानी स्वामी है, लग्न का स्वामी, और ये लग्न का स्वामी नवांश का भी, दोनों एक ही है, मंगल है दोनों। क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि है, तो यहाँ पर ये मेष राशि है, यानी नंबर 1 और नंबर 8 दोनों का स्वामी मंगल होता है। तो दोनों स्वामी एक जैसे ही मंगल स्वामी है, इसलिए नवांश और ये जन्म कुंडली दोनों एक जैसी आ गई। इसका मतलब ये है कि बहुत ही शुभ है। पहली बात तो ये है कि जन्म कुंडली के हिसाब से नवांश और दोनों मैच करते हैं। बाद अभी डिस्कस करेंगे कौन कौन सा प्लैनेट्स कहाँ बैठे हुए हैं, इन ग्रहों की क्या स्थिति है इन दोनों में, और ग्रह की स्थिति शुभ है, कितनी शुभ है, क्या क्या उससे निकलता है, क्या क्या इससे मीन्स अगर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है ना। प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद में उससे क्या क्या डेवलपमेंट होंगे, बाद में क्या क्या आगे प्रोसेस बढ़ेगी, आगे क्या क्या होगा, है ना। तो उस चीज को देखते हुए हम ये डिस्कस करेंगे, हम ये बातचीत करेंगे कि भाई ये क्या है, ये कितना शुभ है। तो पंडित जी ने जो निकाला है, जो बनारस के पंडित जी हैं, उन्होंने जो गणेश पंडित जी, उन्होंने जो निकाला है ये शुभ मुहूर्त, ये मुहूर्त कितना शुभ है। एक दो शंकराचार्य हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हर बार फेमस आ जाते हैं। हर बार मतलब जब कभी कोई भी चीज धर्म से रिलेटेड होती है, धर्म से मतलब संबंधित कोई बात होती है, तो वो उसमें जरूर बेगन डालते हैं या कोई ना कोई कमी निकालते हैं और आपस में एक दूसरे को बदनाम करते रहते हैं। मीन्स ऐसी जो बातें करते हैं वो अच्छा तो लगता नहीं भाई, क्योंकि जब कभी भी हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की जब कभी प्रशंसा होती है, अच्छी बातें हो रही होती हैं, डेवलपमेंट होता है, तो उसमें आप कमी बन के, रोड़ा बन के पीछे पड़ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, और उनकी जो मैंने कुंडली बनाई हुई है, 2 शंकराचार्य हैं, बाकी पहले 4 कह रहे थे, लेकिन 4 में से 2 फाइनली आ जाते हैं। दोनों, एक निश्चलानंद सरस्वती हैं और एक वो है अवमिक्त श्रवणानंद, जो दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ है, एक 1943 का बर्थ है, जो कि बुजुर्ग हैं काफी, 1943, है ना, और एक दूसरे 1969 यंग है काफी, लेकिन वो जो यंगस्ट है कुछ ज्यादा ही कमी निकालती हैं, हर बार कुछ कमी निकालते रहते हैं। हालांकि जो शंकराचार्य की जो पीठ है, शंकराचार्य का जो सिंहासन है, जो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो एस्टेब्लिश किए थे, जो बनाया था, उनका जो मंशा थी हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, प्रोसेस करना, है ना। लेकिन ये कुछ कमी निकाल करके बाकी जो लोग बाहर फॉरेन में रहते हैं, मोस्टली इंडियंस, एनआरआई जो रहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो बाहर रहते हैं, उन लोगों को जब सुनते हैं तो वो लोग काफी ऐसा अच्छा फील नहीं करते। वो कहते हैं ये कैसे लोग हैं भाई जो अपने ही धर्म को बदनाम करते हैं, कुछ न कुछ कमी निकालते हैं, भाई ऐसा हुआ, बहुत अच्छा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, क्या कमी निकालते रहते हैं। तो पैसा मुहूर्त है, ऐसा मुहूर्त है, ऐसा हुआ है, यानी कोई कमी बेसलेस मतलब कोई कमी निकालते रहते हैं। अब कह रहे हैं कि भाई अधूरा मंदिर है, मंदिर अधूरा होते हुए क्यों आप वो कर रहे हैं, जबकि एस्टैब्लिश फैक्ट्स होते हैं, मंदिर अधूरा भी हो तो भी, जैसे वो था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, है ना, तो जो शिव का मंदिर था जिसको सरदार पटेल जी ने एस्टैब्लिश किया था, वो भी अधूरा ही था। उसके बारे में भी काफी मंदिरों उसमें आया हुआ है पेपर्स में, उस समय के जो पेपर है पब्लिश किए हुए हैं, तो वो मंदिर भी अधूरा था। मोस्टली स्टार्टिंग होती है तभी, उस समय आपका वो हो जाता है, गृह प्रवेश जैसे करते हैं, ऐसा तो पूरा घर बन जाता है, उसके बाद गृह प्रवेश करते हैं। कभी कोई आधा अधूरा जैसे नींव स्टार्ट होती है, उस समय स्टार्टिंग हो जाती है। नहीं, जो पूजा पाठ होता है वो स्टार्टिंग में कभी कर देते हैं, शुरुआत में ही कर देते हैं, इसलिए उसमें कमी निकालना जस्ट कमी निकालने की वजह है और कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अगर आपको ज्यादा भाव नहीं मिलता है तो आप
आप उसमें अपने को इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए बीच में आप पढ़ते हैं, मिडलमैन बन जाते हैं। अब जैसे एक बार डिस्कशन हो रहा था कि भाई लगभग 84 लगभग शंकराचार्य हैं, और कौन अच्छा है, कौन फेमस है, कौन एस्टाब्लिश वन है, मतलब कौन मतलब जो नियुक्त किए जाते हैं 4 शंकरापीठ जो होती हैं, जो मतलब शंकराचार्य हैं, जो शंकराचार्य की जो पीठ है उनमें जो 4 मोस्टली चुने जाते हैं, उनका जो वो है चुनना कैसे होता है, कौन एस्टाब्लिश है, कौन सही है। अब 84 लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कमेटी बनाई जाएगी जो सही इन लोगों को चुना करेगी, जिससे कि मालूम पड़े कौन असली वाले हैं, कौन नकली वाले हैं। तो कुछ लोग अपने को शंकराचार्य कहते हैं मोस्टली, ऐसा मैं उन्हें कमी नहीं निकालता, लेकिन बेकार की बातों में आप टांग क्यों उड़ाते हो? जब काम शुभ हो रहा है, कहीं अच्छे काम हो रहे हैं, किसी चीज में आप उसमें बजाय हेल्प करने के और उसमें कमी निकाल रहे हो और वो कर रहे हैं। अब जैसे एक रामास्वामी और जो वो है रामानंद शास्त्र के जो वो हैं स्वामी हैं, उनका नाम भी याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने बोला कि भाई हनुमान चालीसा में जो कहा गया है शंकर शुभन नहीं है, वो शंकर स्वयं केसरी नंदन है। और इसी बात को, इसी चौपाई को लेकर के ये कमी निकालते। निश्चलानंद सरस्वती है शायद, जो बुजुर्ग वाले 1943 born, उनका टाइम ऑफ बर्थ गिवन नहीं है, उनका भी टाइम, दोनों का टाइम ऑफ बर्थ गिवन नहीं है, लेकिन मैंने कुंडली बना के देखा है, दोनों में कुछ कमियां हैं, बताऊंगा। इनके जो बड़े वाले हैं उनमें तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वीनस और गुरु के साथ में, शुक्र और गुरु दोनों के साथ में राहु बैठा, राहु या केतु बैठा हुआ शायद, केतु राहु की एक्सिस में दोनों बैठे हुए हैं, तो उस प्रॉब्लम से ये हमेशा ट्रोल। और वो है काल, इसी कहते हैं काल सर्प योग, राहु केतु के बीच में सभी प्लैनेट्स आ जाते हैं, और शायद राहु या केतु के बीच में, अभी मान में नहीं आ रही, लेकिन शायद राहु के साथ में ही केतु और या केतु के साथ में शुक्र और गुरु बैठे हुए है ना। हालांकि शुक्र गुरु की पोजीशन अच्छी मानी जाती है, अच्छे स्कॉलरली होते हैं, लेकिन उसमें राहु के होने से या केतु के होने से, बीच में राहु केतु एक्सिस में आने से ट्रबल्स रहती हैं लाइफ में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इनकी इंटेलिजेंस पर लोग डाउट करते हैं कि भाई क्या ये इंटेलिजेंट है सही, या इनकी जो बुद्धि है वो सही है कि नहीं है, क्या गड़बड़। लेकिन सब मैं देखता हूँ कि ये जो कमी निकालने वाले कुछ लोग होते हैं, उन कुंडली में एक कमी जरूर होती है। मैंने देखा तीनों में, एक निश्चलानंद सरस्वती है ये वाले, और दूसरे जो अभिमुक्त सरन है वो एक दूसरे से पहले होते थे और बुजुर्ग, अब उनकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गए, तो उनकी तीनों की कुंडली में बुध आदित्य योग नहीं है, यानी सन के साथ में, सूर्य के साथ में बुध नहीं बैठा हुआ। जैसे यहाँ पर सूर्य बुध बैठे हुए हैं भगवान राम की कुंडली में, जो सूर्य बुध बैठे हुए साथ में, इसे बुध आदित्य योग बोलते हैं। बुध आदित्य योग जब नहीं होता है, मोस्टली बुध अलग होता है सूर्य से, तो ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, ऐसे होते हैं जो कि अपनी लाइफ को ही खत्म कर देते हैं, अपनी लाइफ में बदनाम हो जाते हैं हमेशा के लिए। अब ये बात जो सेंटेंस जो निकाले हैं, अब कभी कोई बोलने वाला तो है नहीं, वो हमेशा याद रखी जाएंगे। इसलिए ऐसी बातें निकालने के बजाय ऐसे लोग क्यों निकालते हैं? आप देखोगे जो पामिस्ट्री वाले जानते हैं, मैंने देखा हुआ पामिस्ट्री वाले, तो क्या कहते हैं, जो आपकी जीवन रेखा होती है, जीवन रेखा के साथ में जो हेडलाइन होती है और लाइफ लाइन दोनों एक साथ स्टार्ट नहीं होती है, दोनों एक साथ स्टार्ट नहीं होती है, तो बुध आदित्य योग नहीं होता है ना। उसमें हेडलाइन अलग चल रही है और लाइफ लाइन अलग चल रही है, तो जो लाइफ लाइन है, यानी जो लोग सोच विचार के काम नहीं करते हैं, ऐसी बातें बोल जाती हैं जो हमेशा बदनाम कर जाती हैं, ऐसे पामिस्ट्री वाले बोलते हैं। तो उसमें तो मैं देखा होगा कि जिनके हाथ में लाइफ लाइन और हेडलाइन एक साथ नहीं चलती है, उनमें बुध आदित्य योग नहीं होता है मोस्टली, यानी बुध आदित्य योग की कमी होती है। आप जब पामिस्ट्री देखते हैं तो इनका हाथ ही आप चेक कर सकते हैं कि क्या उनकी लाइफ लाइन और हेडलाइन एक साथ चलती है कि नहीं चलती है, दोनों सेपरेट चल रही होंगी। इसका मतलब बुध आदित्य योग उनकी कुंडली में नहीं है। ये तो कुंडली तो बताती है बुध आदित्य योग नहीं है उनकी कुंडली में। इसका मतलब ऐसे स्टेटमेंट बोल जाते हैं ऐसे लोग जो हमेशा के लिए उनको बदनाम कर जाते हैं, लाइफ लॉन्ग बदनाम रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कमी निकाली, ऐसे कमी निकाल लेते, ऐसे कह रहे थे, जो बातें हैं। तो नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम बताते हैं कि ये जो, तो उसके बारे में कभी बाद में डिस्कस करेंगे। कुंडली मैंने बना रखी है, हालांकि टाइम ऑफ बर्थ गिवन नहीं है, और जो अभी खत्म हो गए हैं, जो मतलब उनकी स्वर्गवास हो गया है, उनका तो है, उनका नाम याद नहीं आ रहा अभी, स्वरूपानंद सरस्वती। स्वरूपानंद सरस्वती वो भी ऐसे कमी निकालते थे उस समय, अभी वो 1924 के बॉर्न है, उनका तो टाइम ऑफ बर्थ दिया हुआ है, एग्जैक्ट कुंडली है उनकी, लेकिन उनमें भी बुध आदित्य योग नहीं है ना। वो भी ऐसी बातें करते थे हमेशा, कुछ आप धर्म से रिलेटेड कोई अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें आप बीच में टांग लगा देते हैं, यानी बीच में अपना पंगा लगा देते हैं। कुछ न कुछ बोलना जरूर है जिससे कि बदनाम हो जाते हैं हिंदू धर्म या सनातन धर्म, जो भी उसमें प्रोग्रेस होती है कभी,
आप उसके बीच में टांग अड़ा देते हैं। या तो आप पॉलिटिक्स में एंटर मत करिए, आप पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं तो पॉलिटिशियन बन जाइए, है ना, या फिर अलग रहिए, अपने धर्म को सही चलाइए, धर्म के बारे में बात करिए, अच्छी अच्छी बातें करिए, या फिर पॉलिटिक्स में आते हैं तो पॉलिटिक्स में आ जाइए, पॉलिटिक्स में करिए, वही काम करते रहिए, है ना। इस तरह से कभी कभी अच्छा नहीं लगता, ऐसी बातें लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोल लेते हैं कि आप सर इनके बारे में बताइए क्या क्या होता है। मोस्टली स्टूडेंट बोलते हैं हमारे, वो कहेंगे इनके बारे में, NRI यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर ये जो बातचीत कर रहे हैं क्या इनका कुंडली कैसी है इनकी, जरा बताइएगा। तो मैं तब सर्च किया इनका टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, लेकिन टाइम ऑफ बर्थ भी गिवन नहीं है। टाइम डेट ऑफ बर्थ से भी कुंडली बन जाती है, मालूम पड़ जाता है कौन ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा की जो नक्षत्र है वो मालूम पड़ जाता है किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, है ना। तो दोनों के शायद एक में तो क्षत्रिय वर्ण में पैदा होते हैं, जो छोटे वाले हैं 1969 बॉर्न, वो क्षत्रिय वर्ण में, क्षत्रिय अपने को बन करके ज्यादा अपनी पावर दिखा रहे हैं। दूसरे वैश्य वर्ण में, वैश्य मतलब ट्रेडिंग फैमिली टाइप, उनको मनी चाहिए, है ना, पैसे की प्रॉब्लम रहती है ऐसे लोगों को, हमेशा पैसे की डिमांड रहती है। दूसरे लोग पैसा कमा रहे हैं तो अपनी टांग अड़ाते हैं कि हमें क्यों नहीं पैसा मिल रहा है, लोग हमें क्यों नहीं दान करते हैं। दैट इज द पॉइंट। नाउ कम टू द पॉइंट। तो ये ऐसी कुछ बातें होती हैं जैसे कि लोग हर्ट करते हैं तो लोग समझा कहते हैं कि भाई ये क्या बोलते रहते हैं बीच में। ऐसे लोग भी क्या वो होते हैं धर्म के प्रचारक, जो धर्म प्रचारक होते हैं वो कभी किसी में कमी नहीं निकालते। कोई अच्छा काम कर रहा है, इवन आपसे यंगर भी है, छोटा भी है, तो अब जैसे इस श्लोक चौपाई पर बात कर रहे हैं कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, अब इसी बात को लेकर के जो निश्चलानंद सरस्वती 1943 वाले वो उसमें कमी निकाल रहे कि ऐसे क्या कहाँ लिखा हुआ है शंकर स्वयं केसरी नंदन। अरे भाई बात सेंटेंस अपने बोल रहे हैं, ये चौपाई बोल रही है शंकर स्वयं केसरी नंदन, केसरी के जो नंदन है हनुमान जी वो स्वयं शंकर है। अब इसका आप अनुवाद भी करोगे हिंदी में सही तो शंकर स्वयं केसरी नंदन, केसरी के जो नंदन है यानी केसरी के जो पुत्र हैं वो स्वयं शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, मतलब हनुमान जी स्वयं शंकर का अवतार है। इसमें क्या बात है, फिर भी उसमें कमी निकाल रहे हैं कि शंकर स्वयं है तो यहाँ केसरी नंदन कह रहे हैं। केसरी नंदन क्या कैसे हो सकते हैं भाई, हाँ केसरी पुत्र कैसे हो, वो क्या क्या बात बोल रहे हैं, मतलब उनको बोलना नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कमी निकाल रहे हैं। दूसरे संत ने जो बोला है कि भाई उसमें शंकर सुवन नहीं है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये सेंटेंस है, ये चौपाई है ना, तुलसीदास ने जो लिखा हुआ है, क्योंकि बाद में अपभ्रंश हो जाता है कभी लिखते लिखते, तो ये बात उनकी सही है कि शंकर स्वयं लिखा हुआ है, वो शंकर स्वयं केसरी नंदन, लेकिन इसमें भी सेंटेंस में कमी निकाल रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं। चलिए नाउ कम टू द पॉइंट, क्योंकि कई लोग उसमें कमी निकालते हैं, वो दिखा रहे थे कि सर देखिए ये क्या बोल रहे हैं, ये चौपाई में क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा था कि भाई उसमें जो सही लिखा हुआ है शंकर स्वयं केसरी नंदन है, और केसरी नंदन मतलब केसरी के जो बेटे हैं नंदन हैं यानी हनुमान जी हैं वो स्वयं शंकर हैं। इसमें सेंटेंस का अनुवाद करोगे हिंदी में तो ये होगा, बात खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी चलिए अब आते हैं ये जो मुहूर्त होता है कैसे निकाला जाता है। अब मैंने यहाँ पर एक तो जन्म जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कुंडली है वो ये है, इसका नवांश ही है, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसके लिए मुहूर्त क्या होता है, पहली बात है मुहूर्त होता क्या है, मुहूर्त क्यों निकाला जाता है। अब बहुत से लोग कह रहे थे कि जब मुहूर्त निकालने से क्या आपकी जो जन्म कुंडली है वो चेंज हो जाती है क्या, आपकी जो इवेंट्स लाइफ में लिखी हुई है वो तो होनी है, उनको कैसे चेंज कर सकते हैं। अब भले ही आप ऐसा भी इनोवेशन करिए या कुछ ना भी आप मुहूर्त निकाल करके प्रारंभ करिए कोई कार्य, और वो कार्य प्रारंभ करते ही क्या उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। देखिए क्या होता है, इस पर डिस्कशन करते हैं लोग, लेकिन जब आपका बर्थ होता है या डेथ होती है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी कुंडली जो बनी होती है जन्म कुंडली, उसमें जितने भी प्लैनेट्स जहां बैठे हुए हैं उस टाइप से ही एक्टिविटी होती है। उसके हमने जैसे देखा हुआ है, लोग सब कहते हैं एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी बोलती है, और एस्ट्रोनॉमी का जो भी डेवलपमेंट होता है उसके हिसाब से आप कुंडली के बियॉन्ड जा ही नहीं सकते। जितनी इवेंट्स लाइफ की होती हैं वो उसी के हिसाब से होती हैं, ऐसा मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं, ऋषियों ने कहा हुआ है, और हम भी देखते हैं कि हाँ सेम चीज होती है, एक एक एक्टिविटी वैसे ही घटती है जैसी कुंडली में आपके ग्रह बैठे हुए हैं, उस हिसाब से उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, है ना। उसके आसपास ही आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। कभी भी जैसे कोई इवेंट घटने वाली है उस घटना को आप लाइट कर सकते हैं, ज्यादा एक्सीडेंट बड़ा होने वाला तो उसको हल्का कर सकते हैं। इस तरह से आप मुहूर्त सेलेक्ट करके उसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसको अच्छी तरह स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे काम करने से तो आप कोई रोक नहीं सकता, आपको काम कब करना है, कैसे करना है, काम कब करना है, मीन्स स्टार्ट कब करना चाहते हैं। आप रात को करोगे, सुबह करोगे, शाम को करोगे, तो काम आप करने के लिए तैयार हैं, काम कर सकते हैं आप, यू आर कैपेबल टू डू द वर्क। लेकिन उस कार्य को करने के लिए टाइम कब है, हमने कब स्टार्ट करना चाहिए जिससे कि
जो प्लैनेट्स की गोचर इस समय है, प्लैनेट्स जो ट्रांजिट चल रहा है इस समय, प्लैनेट का गोचर मतलब इस समय ग्रहों की क्या स्थिति है, उस ग्रहों की स्थिति के हिसाब से, नक्षत्र की स्थिति के हिसाब से, चंद्रमा किस नक्षत्र में और किस टाइम पर शुभ होगा, उसके हिसाब से अगर आप कोई कार्य स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो उसकी जो घटना होती है, उसका जो समाप्ति होती है, वो समाप्ति उसकी अच्छी हो जाती है, शुभ होती है। इसलिए ऋषियों ने इसको बनाने के लिए, अब इसको सिलेक्शन कहते हैं, इलेक्शन ऑफ, जो मुहूर्त होता है इलेक्शन ऑफ टाइम है, यानी टाइम आप ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं और ऐसे चूज कर रहे हैं अपने तरीके से, जब आप चाह रहे हैं तब कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे उस समय ग्रहों की जो स्थिति है वो शुभ हो, जिससे कि कोई भी आप कार्य करेंगे उस कार्य में कोई विघ्न नहीं आए, विघ्न रहित कार्य होना चाहिए। इसलिए मुहूर्त निकाला जाता है। मुहूर्त की जो निकालने का तरीका है बहुत ही अच्छा है, साइंटिफिक है, क्योंकि उसमें उस समय प्लैनेट्स की जो पोजीशंस होती हैं उसके हिसाब से ही घटनाएं घटती हैं। मोस्टली लोग जो समझते हैं वो पहले से बता देते हैं और उसको डेवलप कर देते हैं, इसलिए मुहूर्त निकालना बहुत अच्छी बात है। और यहाँ तो क्योंकि जो सनातन धर्म है उसके अंदर तो एस्ट्रोलॉजी जो वैदिक ज्योतिष है उसका पूरा बचपन से लेकर के, यानी जन्म से लेकर के एंड तक पूरा एस्ट्रोलॉजिकल आप डिस्कस करेंगे। सब चीजें, हर घटना, हर चीजें एस्ट्रोलॉजिकली होती हैं। शादी के टाइम पर, बर्थ के टाइम पर, है ना, उस समय जब बच्चे पढ़ने जाते हैं उस समय भी मुहूर्त निकाला जाता है ना। और तो यानी जो शिक्षा ग्रहण करते समय, बर्थ के समय, जन्म के समय भी, उसके बाद में फिर पढ़ने जाना है स्कूल में, कब जाना है, कब से स्टार्ट करना है, तब भी वो लोग मुहूर्त निकलवाते हैं। यानी हर इवेंट को मुहूर्त में डिवाइड कर रखा है पहले से। तो मुहूर्त को निकालने का ये तरीका है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकली लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड निकालना, लॉन्गिट्यूड निकालना प्लैनेट्स का एकदम शुभ है, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है, पूरी फैक्ट है। इसलिए मैं इसको हमेशा पराविज्ञान बोलते हैं। पराविज्ञान मतलब साइंस बियॉन्ड साइंस। साइंस तो उतना एस्टैब्लिश कर ही नहीं सकती है। साइंस सिर्फ आप चीज की जो घटना घटी उसको ऐसे बता देती है कि ऐसी घट रही है क्योंकि ऐसा हो रहा था, ऐसी घट गई, मतलब ऐसी घटना हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। और जो भी एस्टैब्लिश पहले हो चुकी उस हिसाब से आप इवेंट बता सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है वो वैदिक जो वो है ज्योतिष, इसके अंदर तो अब फ्यूचर की घटना को, कितनी साल पुरानी, कब की घटना है, जैसे कि वो कहते हैं मिस्टर क्या नाम है जो एक इंग्लिश राइटर थे, इंग्लिश राइटर मतलब चिल्ड्रन स्टोरी राइटर, वो लिखते हैं कि उनकी लाइफ के बारे में जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर ने बताया जब वो यहाँ आए थे इंडिया में, तब तो उनके बारे में जो बताया कि आपकी लाइफ में आपकी पत्नी की डेथ हो जाएगी, आप दूसरी शादी करेंगे, है ना, इस पीरियड में। और इस पीरियड में आपको महारानी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। तो जब उनको सर की उपाधि मिली, रिकॉग्निशन मिला, एकदम उसी पीरियड में मिला। बाद में वो अपने आप बुक लिखते हैं कि कोई बुक लिखी उन्होंने फिर उसके बाद में कि ये घटना एकदम 100% ट्रू गई, पूरी घटना। डेथ हुई पत्नी की, दूसरी शादी की, जबकि स्टार्टिंग में बिलीव नहीं करते थे। वो कहते व्हाट इज द एस्ट्रोलॉजी, मैं इसमें बिलीव नहीं करता, भाई क्या होती है ये ज्योतिष विज्ञान। जब लेकिन वाइफ की डेथ हो जाती है, उसके बाद दूसरी शादी होती है, सब कुछ समझ में आ गया कि भैया एक तो घटना घट रही उसी पीरियड में हुई जो पंडित जी ने यहाँ बोला था। गुजरात के साथ ज्योतिषी थे उस समय जब वो आए थे तब, और राजस्थान के थे ज्योतिषी, महाराजा गंगानगर के जो महाराजा थे उनके कोर्ट एस्ट्रोलॉजर थे। तो जो राज्य में एस्ट्रोलॉजर थे उनसे उन्होंने बात करवाई थी। पहले वो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब विश्वास किया तो उनकी कुंडली के बारे में, लाइफ के बारे में बता दिया, जबकि उनको देखा भी नहीं, केवल टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दे दिया उनको, और उसके हिसाब से उन्होंने कुंडली बना करके पूरा लाइफ बता दी। वैसी घटना घटती नहीं लाइफ में, तब उन्होंने विश्वास किया। अंग्रेज थे, राइटर, चिल्ड्रन स्टोरी राइटर हैं। उन्होंने लिखा हुआ बाद में अपनी बुक में कि मैंने, जब मेरी वाइफ की डेथ होती है, बाद में क्वीन ने मुझे और सर की उपाधि दी, सर का मेडल दिया, उसी पीरियड में जो उन्होंने लिखा था कि इस पीरियड में आपको गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्निशन मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से पहचान मिलेगी, यानी मेडल मिलेगा। उसी पीरियड में उनको सर की उपाधि मिली, सर का मेडल मिला। ये जो घटनाएं घटती हैं तब लोग विश्वास करते हैं। अब ऐसे इंडिया में क्या होता है कि हमारे, हालांकि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, यानी जो यंगस्टर्स होते हैं, उनमें ज्यादा विश्वास नहीं होता है। जब पूरा, एक तो जो जैसे 3 कैटेगरी में अगर आप सोसाइटी को डिवाइड करते हैं तो पुअर, मिडिल क्लास एंड हायर क्लास। हायर क्लास बिलीव करती है, मिडिल क्लास नहीं करती, क्योंकि वो अभी
पूरा प्रोग्रेस में लगे हुए हैं, मनी अर्न करने में उसमें लगे हुए हैं। दे आर जस्ट डेवलपिंग देमसेल्व्स, स्टिल दे आर नॉट एस्टैब्लिश्ड। वो अभी पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं है, मनी नहीं है उनके पास, इसलिए वो अभी विश्वास ज्यादा नहीं करते। मोस्टली करते हैं लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देते। और या पुअर लोग बिलीव करते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घट गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो ये 3 कैटेगरी में से 2 कैटेगरी वाले लोग बिलीव करते हैं, ऐसा मैंने फील किया। और यंगस्टर्स नहीं बिलीव करते बीच में अभी, क्योंकि अभी प्रोग्रेस लाइफ उनकी लाइफ में यंगस्टर्स हैं, उनको अभी काफी प्रोग्रेस करनी आ गई। देन दे स्टार्ट बिलीविंग, जब ओल्ड एज आती है उसमें उसके बाद बिलीव करना शुरू करते हैं। या फिर उनकी लाइफ में कोई घटना घट जाती है, उनको बताया गया कि आपके साथ ऐसा घटना होनी है, वैसा हो जाता है, देन दे स्टार्ट बिलीविंग। अब आते हैं हम तो इसके बारे में आप बता रहे। अब क्योंकि ये बात ने डिस्कस इसलिए किया क्योंकि इंट्रोडक्शन थोड़ा जरूरी होता है ना। काफी लोगों ने कहा कि सर इनके बारे में बताइए कि मुहूर्त कैसे निकालते हैं, मुहूर्त क्या होता है। अब आते हैं आप इसी बात पर। अब हम इधरों की बात नहीं करेंगे, अब कम अब आते हैं कि ये जो अभिजीत मुहूर्त क्या होता है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है मुहूर्त क्या होता है, अभिजीत मुहूर्त क्या है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त कितना शुभ है, क्योंकि बहुत से लोग उसमें कमी निकाल रहे हैं, ऐसा है और मोदी जी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हें करना नहीं चाहिए, ऐसा है वो है, जाने क्या क्या बातें निकाली जा रही हैं। कुछ लोग ऐसे विश्वास करते हैं, इनको ऐसी बातें करते हैं कि भाई बिना पत्नी के ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। और वही शंकराचार्य जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं बिना पत्नी के आप वहां नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते। लेकिन यजमान होता है जब यंगस्टर होते हैं, नहीं जब ब्रह्मचारी होते हैं, शादी नहीं करते हैं आप, या जो संत होते हैं, जो साधु संत होते हैं, क्या वो शादीशुदा होते हैं, वो भी तो वो करते हैं पूजा पाठ वगैरह। उनकी तो शादीशुदा नहीं होती, वो बाइक को छोड़ के कभी शादी बन जाते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध थे, वो अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ के सन्यासी बन जाते हैं। उनकी आज तक उनको ईश्वर के रूप में अवतार मान के पूजा करते हैं लोग, है ना। महावीर जैन को भी पूजा करते हैं ऐसे ही, उन्होंने अपने बच्चे को और बच्चों छोड़ा था। यानी जब ऐसे लोग एस्टेब्लिश हो गए हैं, उनके बारे में कोई कमी नहीं निकालते लोग, उसको उनको फॉलो करते हैं। एंड आफ्टर दैट बट दे हैव टू फाइंड द मिस्टेक्स, है ना। इसलिए पूजा करते समय क्या आपकी वो है, कंडीशन क्या है, आप किसके साथ साथ पूजा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, व्हाट डज इट मीन। पूजा का सिर्फ आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। पूजा करते समय आपका माइंड अगर अच्छा है इंटेंसली, बहुत से लोग इवन बैठे हुए साथ में पेयर में, बट दे आर नॉट बिलीविंग, तो क्या उसका पूजा का उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, है ना। कभी दोनों पति पत्नी बैठे हुए हैं लेकिन दोनों में कोई एक विश्वास करता है, एक विश्वास नहीं करता है, तो पूजा का क्या फर्क पड़ेगा, मतलब उसमें अंतर क्या है। इसलिए इसमें कमी निकालने की जरूरत नहीं है। लोग जाने क्या पता नहीं, समझ नहीं आता। मेंटलिटी थोड़ी सी आजकल कुछ ऐसी है, कुछ लोगों की कमी निकालने की है। दे आर आई थिंक दे बिलीव इन पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिशियंस लोग होते हैं और मोस्टली साधु लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, वो क्या अपोजिशन पार्टी करते रहे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उनका ये काम है। लेकिन साधु संतों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए जो लोग एनआरआई द्वारा पूछ रहे थे उनको मैं ये बता रहा था कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं इसका मतलब वो अपने को ही ब्लेम लाइफ के लिए हमेशा के लिए बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि लोग बाद में कमी निकालते रहते हैं कि भाई ऐसा देखो उन्होंने कमी निकाली थी लेकिन ऐसा काम हो गया इनके बाद और मोस्टली ऐसा मैंने देखा है, कुछ लोग करते रहते हैं। ओके, नाउ कम टू पॉइंट। तो ये जो ये है मुहूर्त निकालते समय, अब जैसे मैंने मोदी जी की कुंडली को मिलाया इस जन्म कुंडली के हिसाब से, जो प्राण प्रतिष्ठा की जन्म कुंडली है इससे मिलाया मैंने मोदी जी कुंडली को, तो लगभग 85% कुंडली मिलती है, 85% गुण मिलते हैं, तो हम आराम से कर सकते हैं, कोई सुरक्षा नहीं आएगी। और मोदी जी कल जाते हैं सपोज 22 जनवरी को, यानी टुमारो, तो उनको वहां जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके जाने से और पब्लिसिटी बढ़ेगी और पॉपुलरिटी बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो जन्म कुंडली का मुहूर्त है, इस कुंडली में गुरु 9th हाउस को देखता है। गुरु 9th हाउस को अगर देखता है, अपनी राशि है, गुरु बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। 9th हाउस किसका होता है? भाग्य का हाउस होता है, धर्म का हाउस होता है, डिवोशन यानी जो भक्ति होती है उसका भी ये घर होता है। यानी किसका घर होता है 9th हाउस में? 4 डी होती है, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो क्या होता है? 4 डी होती है, धर्म, डिवोशन, डेस्टिनी एंड डिवाइन पावर, यानी ईश्वरीय शक्ति जो होती है, डिवाइन पावर, ईश्वरीय शक्ति बढ़ती है, ईश्वरीय शक्ति बढ़ेगी, धर्म बढ़ेगा, डिवाइन पावर यानी ईश्वरीय शक्ति होगी, और डेस्टिनी यानी भाग्य भी इससे बढ़ेगा, और डिवोशन भक्ति। तो अगर ये कुंडली के हिसाब से, यानी जो मुहूर्त निकाला गया है, इसके जन्म कुंडली जो बनी है इसकी मुहूर्त की, इसके हिसाब से ये 4 चीजें बढ़ेंगी, और फेम माने प्रसिद्धि बढ़ेगी, प्रसिद्धि बहुत ही बढ़ेगी,
आप देख रहे हो कि जैसे ही ये हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्य पूरा हो जाता है, उसके बाद देखोगे आप जबरदस्त नंबर ऑफ भक्ति बढ़ेगी लोगों में, लोग तमाम आना शुरू कर देंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, फेम प्रसिद्धि बढ़ेगी, है ना, प्रसिद्धि हो जाएगी कि राम का मंदिर फाइनली बन गया 500 ईयर्स की स्ट्रगल के बाद में। अच्छा देन और धर्म बढ़ेगा, धर्म लोगों में काफी ऐसा, पहले लोग ज्यादा धार्मिक नहीं होते लेकिन धार्मिक ज्यादा बढ़ेंगे, डिवोशन मीन्स भक्ति बढ़ जाएगी, है ना, डेस्टिनी, डिवोशन, धर्म और डिवाइन पावर माने ईश्वरीय शक्ति का भी एस्टैब्लिश होगा, काफी लोग ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करेंगे और उसका भी ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस होगी। तो ये 5 चीज इसमें से बढ़ेंगे। 9th हाउस को गुरु देखता है, बहुत ही अच्छा है। तो मोदी जी का लग्न में चंद्रमा और मंगल है दोनों, और दोनों चंद्रमा और मंगल दोनों ही शुभ हैं इस कुंडली के लिए, क्योंकि मंगल की तो राशि है ही, उनका भी मंगल की राशि लग्न में 8वीं राशि है, ये 8वीं राशि लग्न में मोदी जी की है, इसलिए उनकी कुंडली के उनके जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बढ़ोतरी होगी उसमें, यानी उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस होगी, है ना। ये जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है उसमें और मोदी जी की कुंडली में दोनों में बहुत अच्छा मैचिंग होती है। जैसे मैं देख रहा था 22.5 पॉइंट मिलते हैं दोनों की, मोस्टली नाड़ी का दोष है, लेकिन नाड़ी का दोष उतना वो नहीं है क्योंकि उसको नहीं मानती, क्योंकि शादी करने थोड़ी जा रहे हैं। और इवन शादी करते समय अगर दोनों की कुंडली मिलती हैं और नाड़ी दोष भी है, नाड़ी दोष होते हुए भी अगर दोनों के नक्षत्र अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट वो है नक्षत्र, इस केस में डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे तो ये मृगशिरा नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र में लिखा हुआ है नक्षत्र कौन सा है, मृगशिरा नक्षत्र द्वितीय पाद में है, और मोदी जी का नक्षत्र कौन सा है, अनुराधा नक्षत्र, उनका भी 2nd क्वार्टर है, यानी द्वितीय चरण है, लेकिन नक्षत्र डिफरेंट होने से नाड़ी दोष नहीं माना जाता, नाड़ी दोष उतना भयंकर नहीं होता, नाड़ी दोष को मतलब निगलेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए नाड़ी दोष नहीं है। नाड़ी दोष के जो 8 पॉइंट होते हैं वो ऐड कर दीजिए 22.5 पॉइंट में, 22.5 और 8 32.5 हो गए, सॉरी 30.5 हो गए, 30.5 का मतलब 30.36 करोगे नीचे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 84.99% लगभग आता है, और 85% लग दीजिए, और 85% कुंडली मिलती है दोनों की, तो ये तो बहुत शुभ है एकदम, उनके जाने से प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए मोदी जी को जाना जरूरी और अच्छा है, शुभ है, बहुत ही शुभ है, क्योंकि उसकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, है ना, तो उनकी कुंडली मैच करती है। इसलिए ये जो लोग कह रहे हैं वो उनका ये जो बोलना है सब बेकार हो जाएगा, है ना, उनकी आवेश में प्रॉब्लम जाएगी। नाउ कम टू द पॉइंट। सबसे पहले मुहूर्त क्या होता है, मुहूर्त के बारे में डिस्कस करते हैं। भाई मुहूर्त होता क्या है, और लोग कहते हैं ये मुहूर्त निकालते हैं, मुहूर्त की प्रोसेस क्या होती है, क्या है मुहूर्त, कैसे निकालते हैं। अब मैंने जैसे ये श्री राम की जो कुंडली दी गई है उस कुंडली का मैंने यहाँ पे दोनों को मैच कराएंगे, क्या जन्म कुंडली जो राम जी की है वो श्री राम की है, और ये जो प्राण प्रतिष्ठा की कुंडली है वो दोनों क्या मैच करती है, दोनों में क्या समानता है। और समानता है क्योंकि देखिए मुहूर्त निकालते समय सबसे पहले होती है जातक की जो कुंडली होती है, जिस जातक के लिए यानी जिस आदमी के लिए आप मुहूर्त निकाल रहे हैं उसकी कुंडली से मैच करते हुए मुहूर्त होना चाहिए, तभी अच्छा उसके लिए शुभ होगा। जैसे जिस घर में घर का कोई वो है, मतलब घर का फाउंडेशन आप करना चाह रहे हैं, नींव डालना चाह रहे हैं घर बनाने की, तो जो जातक बनवा रहा है घर उसकी कुंडली को देखनी पड़ती है, उस कुंडली से मैच करते हुए मुहूर्त निकाला जाता है। इसलिए श्री राम की कुंडली मैंने यहाँ बना रखी है। श्री राम की कुंडली जो तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, उस हिसाब से ये कुंडली बना रखी है मैंने रामचरितमानस में, और ये मोस्टली दी हुई है सभी रामचरितमानस में दी हुई है, वाल्मीकि पुराण में, वाल्मीकि रामायण में दी हुई है, और बाकी जितने भी लोग सोर्स देखते हैं उसमें ये राम जी की कुंडली दी हुई है मोस्टली। और इस हिसाब से तुलसीदास ने जो लिखा हुआ है, ये लिखा है नौमी तिथि तो उस समय नवमी थी, मधुमास पुनीता, मधुमास कहते हैं चैत्र का मास था, चैत्र का महीना था, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष और पक्ष शुक्ल था, शुक्ल पक्ष था यानी ब्राइट हाफ था इंग्लिश में। अभिजीत हरिप्रीता, और अभिजीत मुहूर्त था उस समय, दोपहर का टाइम था, अभिजीत मुहूर्त था, अभिजीत हरिप्रीता, और हरिप्रीत मानी श्री राम जी को, जो हरि को लॉर्ड विष्णु को जो बहुत ही प्रिय है, वो अभिजीत मुहूर्त था उस समय, अभिजीत हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, और हरि को प्रिय अभिजीत उस समय मुहूर्त, मतलब इसमें अभिजीत मुहूर्त से मतलब है यहाँ पर अभिजीत, और अभिजीत माने ये भी है कि भाई शुक्ल पक्ष अभिजीत, शुक्ल पक्ष जो है उसमें अभिजीत नक्षत्र तो नहीं था क्योंकि नक्षत्र अभिजीत है ही उसमें,
उसमें मुहूर्त की बात कर रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त था। अभिजीत मतलब दोपहर का टाइम, दोपहर का टाइम जो होता है उसको मुहूर्त। वन कुसुमित, हम कह रहे वन कुसुमित गिरिगन मणिहारा, और गिर माने पर्वतों के ऊपर मणि निकलने लगी थी। मणिहारा है ना, मणि देखने लगी लोगों को, मणि युक्त हो गए सभी गिर। वन कुसुमित हो रहे थे, यानी वन में काफी अंकुरित हो गए। कुसुम यानी फूल वाले बन गए, ज्यादा फूल प्रकट हो गए, यानी पूरा पुष्प कहना चाहिए पुष्प पल्लवित हो गए, यानी पुष्पों से युक्त हो गया वन में फूल दिखने लगे, काफी पुष्पों से युक्त वन हो गया। गिरगन मणिहारा, और गिरगन जितने भी पर्वतों के समूह थे उनमें मणि निकलने लगी, मणि युक्त हो गए। सरवही सरिता अमृत धारा, और जो सरिता में नदियां जो थी उनमें अमृत की धारा निकलने लगी, यानी बहुत सुंदर सुंदर बहुत ही मीठा पानी निकलने लगा। अमृत धारा, सरवही सरिता अमृत धारा, और जो सरिता नदियां थी उनमें अमृत धारा निकलने लगी है, बहुत ही पवित्र और अच्छा पानी निकलने लगा, मीठा पानी। अमृत धारा, अमृत की धारा निकलने लगी, अच्छी धारा बहने लगी। ये सब उस समय का मौसम की पूरी पहचान भी दे दी। और क्या क्या नक्षत्र था, शुक्ल पक्ष था, नक्षत्र तो नहीं बताया, लेकिन उसमें ये नक्षत्र क्या था, ये क्योंकि इस समय चंद्रमा चौथी राशि में अश्विनी भरनी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्र पुनर्वसु नक्षत्र था। उस समय चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में था, ये पुनर्वसु नक्षत्र था उस समय। गुरु का नक्षत्र है, गुरु उसका स्वामी है पुनर्वसु नक्षत्र का। तो गुरु का नक्षत्र, गुरु स्वयं बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ में। ये देखिए गुरु उच्च का है यहाँ पर चौथी राशि में, कैंसर साइन में गुरु उच्च का होता है। तो श्री राम की जो कुंडली है उसका भी चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा और मंगल, ये मंगल और चंद्रमा दोनों ही मित्र होते हैं। इन दोनों के बारे में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि दोनों जो जातक होता है, यहाँ श्री राम जातक है, इनकी कुंडली लेनी चाहिए, उससे मैच करते हुए मुहूर्त होना चाहिए। तो मुहूर्त इसलिए हम मैच करते समय श्री राम की जो कुंडली है उसको मैच करते हुए दिखाएंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। यहाँ पर हम बात करते हैं कि मुहूर्त होता क्या है। सबसे पहले मुहूर्त जब निकालते हैं तो मोस्टली कहते हैं कि मुहूर्त 48 मिनट का होता है। 48 मिनट मतलब 2 घटी का होता है एक मुहूर्त। उस पीरियड में आप कुछ भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। एंड में, स्टार्टिंग में कभी भी क्या होता है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे वो होता है टाइम, 48 मिनट के खत्म होते होते ज्यादा अच्छा नहीं होता। कभी भी स्टार्टिंग में अच्छा नहीं होता लेकिन एंड में अच्छा होता है। नहीं, 48 मिनट का टाइम होता है। उस पीरियड में आप, उस मुहूर्त के पीरियड में आप कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। और काम को शुरुआत करते समय उसका नेचुरली उसका जो प्रारंभ अच्छा होगा, उसमें पूजा पाठ करा रहे हैं आप। तो जो भी आप वर्क स्टार्ट करते हैं, कहीं ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, कहीं आप कुछ बनाना है, पढ़ाई स्टार्ट करनी है ना, घर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, कुछ भी जो भी शुभ कार्य, जैसे यहाँ पर श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो मूर्ति है उसके अंदर भगवान राम की एज ए चाइल्ड, बच्चे की तरह उनको, बच्चे की जो आत्मा है उसको एंटर करवाना। राम की आप देखिए प्राण प्रतिष्ठा जो वर्ड है, प्राण प्रतिष्ठा यानी प्राण की प्रतिष्ठा करनी है उसके अंदर। प्रतिष्ठा माने इंस्टॉलेशन, प्राण की यानी शोल है जो राम की आत्मा है, उस आत्मा का उसमें अंदर एंटर कराना होता है मंत्रों के हिसाब से। और ऐसा मोस्टली मंत्र की बहुत शक्ति होती है। मंत्र की शक्ति से नेचुरली उस मूर्ति के अंदर प्राण की प्रतिष्ठा कर देते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी रामलला की, यानी राम लॉर्ड राम की एज ए चाइल्ड के रूप में, बच्चे के रूप में है। तो जो रामलला के रूप में जो उनकी वो है प्राण प्रतिष्ठा वो की जा रही है। तो उस प्राण प्रतिष्ठा में क्या शुभ मुहूर्त है, क्या है। अब पहले तो हम मुहूर्त के बारे में डिस्कस करते हैं, मुहूर्त होता क्या है। फिर यहाँ जो मुहूर्त निकाला गया, क्या वो मुहूर्त शुभ है, क्या क्या मैच करते हैं उसमें, क्या देखा जाता है मुहूर्त निकालते समय। सबसे मैंने पहले बताया कि मुहूर्त जो होता है वो एक ऐसा समय होता है, 48 मिनट का मोस्टली मैक्सिमम 48 मिनट होती है, ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट। उस 48 मिनट के अंदर ही आप काम कर सकते हैं। 2 घटी का एक मुहूर्त होता है। 2 घटी मतलब 1 घटी होती है 24 मिनट के बराबर, तो 2 घटी मतलब 24 दूनी 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। उस 48 मिनट के टाइम पर कभी हो सकता है सुबह शाम, जब पर टाइम सही निकला है उस समय प्लैनेट्स की जो ग्रहों की दशा हो रही है, वो ग्रहों की दशा उस समय शुभ है तो वही मुहूर्त माना जाएगा उस समय का। लेकिन इस केस में जो मध्य दिन है, मध्य दिवस है, ये भी मध्य दिवस है। यहाँ पर दोपहर का समय है 12:24
है ना। 12:24 12:20 से स्टार्ट होता है। तो 12:24 पर ये नवांश वृश्चिक राशि में आ जाता है, इसलिए मैंने 12:24 लिया हुआ है। तो इस पर जो कुंडलियों जो ग्रहों की स्थिति है वो बहुत ही शुभ है। जैसे पंडित जी भी कह रहे थे कि वो जो नवांश है वो वृश्चिक राशि का नवांश है ना। और लग्न में गुरु बैठा हुआ है, जन्म कुंडली जो बनाई है उसमें गुरु बैठा हुआ है, गुरु 9th हाउस को देख रहा है। नेचुरली 9th दृष्टि होती है गुरु की, 9वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, 3 दृष्टि होती है गुरु की, जुपिटर की। गुरु मतलब बृहस्पति। तो बृहस्पति जो गुरु बैठा हुआ लग्न में, उसकी अपनी राशि है ये 9th राशि, 9th हाउस में, उसको देख रहा है गुरु, बहुत ही अच्छा है, शुभ है। अब आते हैं मुहूर्त। मुहूर्त क्यों निकाला जाता है? क्योंकि कोई भी कार्य स्टार्ट करने से पहले हमें पता है कि भाई काम तो आप कर सकते हैं, करेंगे, कभी कर सकते हैं, नेचुरली सुबह करना है, शाम का, लेकिन कब करना है, जिससे उसको करने से, काम भी करने से वो काम असफल नहीं हो, शुभ हो, सफल हो जाए, वो कार्य एकदम शुभ हो और बिना किसी विघ्न के हो। इसलिए कार्य करने से पहले कब शुरुआत करनी है काम की, उसको निकालने के लिए मुहूर्त निकाला जाता है। मुहूर्त निकालने का मतलब एनी कमेंसमेंट ऑफ कोई वर्क स्टार्ट करने से पहले कब स्टार्ट करना है, कब उसको प्रारंभ करना है, उससे पहले हम मुहूर्त निकालते हैं। तो मुहूर्त निकालने का सिर्फ पर्पज यही है कि जो प्लैनेट्स की, जो ग्रहों की स्थिति है वो शुभ है अकॉर्डिंग टू जातक की, जो जिसकी कुंडली है जातक की, जिसका मुहूर्त निकाला जाता है जिसके लिए, उसकी जातक की कुंडली भी उससे मैच करती होनी चाहिए, तभी शुभ होता है मुहूर्त। अदरवाइज किसी के लिए मुहूर्त कैसे भी निकाल दो, ऐसा नहीं होता। सबकी कुंडली देखी जाती है। जो मेजर पार्ट वहां पे जैसे यजमान होता है, पूजा कराते समय यजमान जो होता है, उस यजमान की कुंडली भी देखी जाती है, देखी जानी चाहिए। बहुत लोग कभी क्या होता है कुंडली नहीं होती है, कई लोग कहते हैं कि कुंडली तो होती नहीं थी, उसकी थी नहीं, हमने ऐसे निकाल दिया था, है ना, कुछ ऐसे भी करते हैं। लेकिन मोस्टली यजमान की कुंडली अगर होती है तो उसके हिसाब से ही मुहूर्त निकाला जाता है। सबसे पहले मुहूर्त की क्या इंपॉर्टेंस है? मुहूर्त बहुत लोग उसमें क्रिटिसाइज करते हैं कि मुहूर्त निकालने से कुंडली थोड़ी चेंज हो जाती है किसी की। नो, कुंडली के हिसाब से मुहूर्त निकाला जाता है ना, उस हिसाब से ही मुहूर्त में। वैसे ही प्लैनेट्स जो ग्रह उसकी जातक की कुंडली में बैठे हुए हैं, उसी हिसाब से इस समय जो मुहूर्त निकाले हैं उस समय भी क्या ग्रह शुभ बैठे हुए, उसी हिसाब से बैठे हुए हैं जिस हिसाब से वहां बैठे हुए थे। दोनों की मैचिंग करते हैं, दोनों की समानता तुलना की जाती है, जिससे कि दोनों एक जैसे प्लैनेट्स आ जाए, जिससे दोनों में मित्रता हो, या एक जैसा ही प्लैनेट आ जाए। मान लो मंगल है तो मंगल का ही पीरियड आ जाए और मंगल की दशा में पैदा हुआ है कोई जगह। और जैसे चंद्रमा, यहाँ चंद्रमा है लग्न में, चंद्रमा की राशि है और यहाँ मंगल की राशि है, दोनों ही। और यहाँ गुरु भी है, गुरु मंगल यानी बृहस्पति, गुरु यानी बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य तथा मंगल, ये चारों ही मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं। तो ये मित्रता दोनों चारों में इसलिए बहुत ही अच्छी है क्योंकि दोनों की मैच करती है। देन क्या देखा जाता है मुहूर्त के टाइम पर? अभिजीत मुहूर्त क्या होता है? अब जैसे अभिजीत मुहूर्त के बारे में कहते हैं, अभिजीत मुहूर्त क्या होता है? अभिजीत मुहूर्त जो होता है वो दोपहर के टाइम पर होता है। दोपहर के टाइम में 12 बजे से 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद में, यानी 2 घटी मतलब 48 मिनट। तो 24 मिनट पहले 12 बजे से 24 मिनट बाद में ये जो पीरियड होता है, इसके 2 घटी का जो पीरियड है 48 मिनट का, इसको हम अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। रात का भी होता है अभिजीत मुहूर्त और दिन में भी होता है दोपहर का। क्यों? देखिए इस समय क्या होता है कि इस समय सूर्य की जो लॉन्गिट्यूड होता है, यानी देशांतर होता है सूर्य का, मोस्टली सूर्य का, चंद्रमा का और सूर्य का दोनों का ही लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर देखा जाता है। देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड कितना है, उसमें कितने डिग्री पर। दोपहर के टाइम मोस्टली सूर्य की जो होती है डिग्री, वो बीच की होती है, यानी कंप्लीट डिग्री नहीं होती, जैसे 8 डिग्री 7 डिग्री ऐसा नहीं होता। इस समय सूर्य की जो लॉन्गिट्यूड है 7 डिग्री 32 मिनट, 7 डिग्री, 8 भी नहीं है पूरा, 7 डिग्री 32 मिनट 13 सेकंड। 24 का 13 सेकंड आ जाता है, 24 मिनट का 13 सेकंड है और 20 मिनट का 3 सेकंड है, यानी 3 सेकंड और 13 सेकंड, 10 सेकंड का डिफरेंस आ गया 20 से लेके 24 में, यानी 12:24 पर 7 डिग्री 32 मिनट 13 सेकंड हो जाता है। क्या? लॉन्गिट्यूड सन का, सूर्य का। तो सूर्य के लॉन्गिट्यूड को देख के चंद्रमा के लॉन्गिट्यूड है, देशांतर दोनों का देखा जाता है। दोनों के देशांतर में क्या रिलेशन है आपस में, ये रिलेटिव स्पीड आपस में कितना डिफरेंस है, वो डिफरेंस से तिथि निकाली जाती है। क्योंकि लॉन्गिट्यूड ऑफ मून माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ सन
उसको हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 12-12 डिग्री की तिथि निकल आती है। 30 तिथियां होती हैं। ये हम यहाँ पे ले रखा है। ये मुहूर्त के लिए विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त आपने समझा अभिजीत मुहूर्त क्या होता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर या रात के 12 बजे से 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद में, यानी 48 मिनट दोपहर के या रात्रि के समय जो होता है रात्रि का 12 बजे का, उस समय 12 बजे के 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद में, यानी 2 घटी यानी 48 मिनट का जो पीरियड है उसको हम अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। कभी कभी कोई शादी नहीं बनती या कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा होता तो लोग दोपहर को शादी कर देते हैं या रात को 12 बजे, रात के 12 बजे के आसपास शादी कर देते हैं। जैसे इंडिया का जो इंडिपेंडेंस का, इंडिया की जब इंडिपेंडेंस का मुहूर्त बनाया गया, मुहूर्त निकाला गया, तो उसमें जो कुंडली बनी है वो 12:15 की बनी हुई है। 12:15 यानी वो भी अभिजीत मुहूर्त था उसमें। तो अभिजीत मुहूर्त की इंपॉर्टेंस यही होती है कि क्योंकि उस समय सूरज की जो होती है, सूर्य की डिग्री मोस्टली जो होती है वो लगभग फेवरेबल होती है दोपहर के टाइम पर, और रात्रि का जो मिड टाइम है, मिडनाइट का जो टाइम होता है 12 बजे का, वो और दोपहर का टाइम, दोनों ही टाइम दोपहर के समय के और रात्रि के समय के, मध्यरात्रि के, मध्याह्न और मध्यरात्रि, और दोपहर का जो टाइम है मध्याह्न हो गया मिड डे हो गया, दोनों का समय के इधर उधर 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद में इसको अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं। ठीक है ना। इसलिए इंडिया का जो स्वतंत्रता जब इंडिया को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 में रात के 12:15 का जो टाइम था, उस समय इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया को स्वतंत्रता मिली। क्यों? पाकिस्तान तो 14 तारीख को ही अपने वो मनाता है इंडिपेंडेंस डे, जबकि इंडिया 15 अगस्त को मनाती है। क्यों? क्योंकि रात्रि को 15 अगस्त के दिन रात्रि को 12:15 पर मुहूर्त निकाला गया। उज्जैन के पंडित जी थे, उज्जैन के पंडित जी ने निकाली थी। उसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उन पंडित जी ने जो कुंडली निकाली, कुंडली को मैं कंपेरिजन करूंगा काफी जो मिनिस्टर्स बनाए इस समय, मोस्टली मोदी जी की कुंडली से मैं उसको मैचिंग करूंगा, किसको? इंडिपेंडेंस इंडिया के हॉरोस्कोप से। क्योंकि इंडिपेंडेंस इंडिया का जो हॉरोस्कोप बना हुआ है, क्या मोदी जी उस समय डिवीजन ऑफ इंडिया से, इंडिया का डिवीजन हुआ, पाकिस्तान बना इंडिया बना, क्या इन दोनों के डिवीजन से मोदी जी कुंडली मैच करती है? क्या वो उसको लाइक करते हैं? नहीं करते। आप देखोगे कि वो लाइक नहीं करते, क्योंकि सरदार पटेल जी और मोदी जी की कुंडली लगभग एक जैसी है, क्योंकि दोनों का सेम नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र, तो वो मैच नहीं करती, वो लाइक नहीं करते। जबकि नेहरू जी की कुंडली को मिलाओगे डिवीजन के इंडिपेंडेंट इंडिया के हॉरोस्कोप से तो मैच करती है वो, यानी वो लाइक करते थे डिवीजन को। उन्होंने खुद भी बोला है कि यस आई लाइक, बीबीसी का जो इंटरव्यू है उनका, उसमें वो खुद कहते हैं कि हाँ मैंने माना था कि इंडिया का डिवीजन होना चाहिए, पाकिस्तान बनना चाहिए, इंडिया बनना चाहिए अलग। तो ये बात वो एक्सेप्ट करते हैं, उनकी कुंडली भी बोलती है, मैच करती है। आप देखोगे जब डिवीजन हम इंडिपेंडेंट इंडिया का जब हॉरोस्कोप लेकर के इन लीडर्स का हॉरोस्कोप मैच करते हुए मिलाऊंगा, तो आपको दिखाऊंगा कि किस तरह दोनों की मैच करती है कि नहीं करती है, कौन किसको लाइक करता है, और डिवीजन को कौन कौन लीडर्स लाइक करते थे, नहीं करते थे। तो आप देखोगे डिवीजन की जो कुंडली है उसको महात्मा गांधी जी की कुंडली भी मैच करती है, यानी वो बाद में फाइनली, हालांकि पहले भी लाइक करते थे और बाद में भी लाइक, शुरुआत में कह रहे थे कि भाई मैं इसको लाइक नहीं करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मर जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, लेकिन उन्होंने भी लाइक किया। यानी डिवीजन इंडिया का जो हुआ, पाकिस्तान बना, उस कुंडली को जो बनी है कुंडली, उससे कौन कौन मैच करता है वो भी हम डिस्कस करेंगे वेरी डिटेल में। सभी लीडर्स की कुंडली को हम मैच करते हुए दिखाऊंगा किस लीडर्स की कुंडली आपसे मिलती है, कौन कौन सा सेम नक्षत्र में जो पैदा होते हैं मोस्टली। तो जो मंत्री, जो भी लीडर्स, कोई भी आदमी, दो आदमी जब एक जैसे नक्षत्र में पैदा होते हैं उनकी एक्टिविटी एक जैसी होती है। अब जैसे मैं सरदार पटेल जी और मोदी जी की बात कर चुका हूँ पहले, दोनों सेम अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुए। आप देखोगे महात्मा गांधी जी और नेहरू जी दोनों एक ही नक्षत्र में पैदा हुए, सेम नक्षत्र में पैदा हुए, दोनों का सिर्फ क्वार्टर डिफरेंट, यानी चरण डिफरेंट है। वो शायद वो फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर में नेहरू जी पैदा हुए और वो फोर्थ क्वार्टर में महात्मा गांधी जी पैदा हुए। दोनों की मैचिंग एकदम मैच करती है, एक दूसरे को लाइक करते थे तभी। अब जैसे कुछ लोग डिस्कस करते हैं कि भाई महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी को क्यों बना दिया प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि सरदार पटेल जी को सबसे ज्यादा वोट मिल रहे थे, नेहरू जी को तो 0 मिला था, फिर भी उनको प्राइम मिनिस्टर क्यों बना दिया? क्योंकि मैच करता था। वो उनकी जो लाइकिंग है, मून की पोजीशन सेम नक्षत्र में, दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे। मीन जो इंटेलिजेंस आपकी है वही उनकी थी, आपस में मैच करते थे। वो लाइक जो उनकी डिजायर थी नेहरू जी की, वो महात्मा गांधी जी की भी थी सेम।
इसलिए वो मैच करते हुए जब आपको दिखाऊंगा किस तरह मैच करते हैं, 100% ट्रू, आप मानोगे ये तो एकदम सही है। जो उनकी वो है यानी डिजायर्स थी, इच्छाएं थी, क्या क्या लाइफ में किया उन्होंने, एवरीथिंग इज डिफाइंड परफेक्टली वेल। क्योंकि आप तभी तो हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से आपकी जन्म कुंडली के प्लैनेट्स की जो ग्रह की जो स्थिति है उसके आप बाहर जा ही नहीं सकते, एकदम 100% ट्रू, तब तो लोग विश्वास करते हैं उसमें। अब आते हैं इस पर, तो वो मैं बता रहा था कि मैचिंग करते हुए, तो मैच करते हैं तो मोस्टली जो जातक होता है उस जातक से जिसके लिए आप मुहूर्त निकाल रहे हैं, उस जातक से, उसकी कुंडली से उस मुहूर्त को भी मैच करना चाहिए। इसलिए मैंने लॉर्ड श्री राम की कुंडली ये बना रखी है, भगवान श्री राम की जन्म कुंडली जो बनाई है ये वाली, तुलसीदास जी के जो वो है चौपाइयां, उनके हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि यही बनती है कुंडली, और मोस्टली ऐसी दी हुई है। अब आते हैं ये जो मुहूर्त है, मुहूर्त में क्या क्या जरूरत पड़ती है, क्या क्या देखना पड़ता है। सबसे पहले आयाम क्या होता है, उत्तरायण दक्षिणायन, है ना। ये मैं 11 जो अंग हमने लिए हैं यहाँ पर, इनके बारे में बता देता हूँ कि भाई क्या क्या मुहूर्त के टाइम पर देखा जाता है, मैच किया जाता है। ये सब चीजें देखी चेक की जाती है, क्या ये शुभ है, तभी मुहूर्त अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मुहूर्त निकाला है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो क्या इससे मैच करते हुए सभी पॉइंट ये मिलते हैं। इसमें आयन क्या है, उत्तरायण दक्षिणायन। अब क्योंकि उत्तरायण में पैदा हुए, उत्तरायण कब स्टार्ट होता है, मकर राशि से स्टार्ट होकर के मिथुन राशि तक मकर, उसके बाद में 10, 11, 12, 1, 2, 3 ये 6 राशियां होती हैं। जब सूर्य की स्थिति इन 6 राशियों में होती है तब उत्तरायण होता है। उत्तरायण में जाना सूर्य का बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ। उत्तरायण मान उत्तर दिशा की तरफ जा रहे हैं, दक्षिणायन दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं सूर्य। तो उत्तरायण में जब सूर्य आ जाता है, यानी मकर राशि, जैसे मकर संक्रांति स्टार्ट होती है, हम पूजा करते हैं मकर संक्रांति पर। मकर संक्रांति का मतलब ये है कि मकर संक्रांति में सूर्य ने एंट्री कर दी, तो मकर संक्रांति जैसे स्टार्ट हो जाती है उस समय सूर्य उत्तरायण में आ जाता है। तो सूर्य उत्तरायण में आने से बहुत ही अच्छा माना जाता है, सूर्य की स्थिति उत्तरायण अच्छी मानी जाती है, उस समय मुहूर्त अच्छा होता है, निकाला जाता है। तो मुहूर्त उत्तरायण में आने से बहुत अच्छा होता है। इसको संस्कृत में सौम्यायन भी बोलते हैं, सौम्यायन उत्तरायण। इसके बारे में बताऊंगा, उत्तरायण में पैदा होने से क्या होता है, उसके लिए क्या क्या डेवलपमेंट होता है ना। इसके बारे में मैंने श्लोक ले रखे हैं, उस श्लोक को पढ़ करके उसका एक एक शब्द का उत्तर बताऊंगा मैं आपको, किस तरह क्या मतलब है उसका, है ना। तो ये उत्तरायण हो गया, उत्तरायण में पैदा हो गया। यहाँ पर उत्तरायण में नक्षत्र यहाँ पर निकाला गया ये मुहूर्त, इसलिए बहुत शुभ है। और कैसे शुभ है, क्या होता है उसको मैं बताऊंगा। मास कौन सा है, मास पौष मास है, पौष मास, ये पौष मास है, मास महीना। नक्षत्र कौन सा है, मृगशिरा नक्षत्र, ये मृगशिरा नक्षत्र, और द्वितीय चरण है मृगशिरा नक्षत्र का। तो ये नक्षत्र भी देखा जाता है, क्या ये नक्षत्र में मुहूर्त निकाला गया अच्छा है, तो इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये मृगशिरा नक्षत्र क्या होता है, पौष मास क्या है, और पौष मास में कोई पैदा होता है या मुहूर्त निकाला जाता है, उसका क्या फर्क पड़ता है, क्या अंतर पड़ता है, क्या शुभ होता है, क्या अशुभ होता है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो पौष मास भी देखा जाता है, आयाम देखा जाता है, नक्षत्र देखा जाता है। ये जो 5 अंग होते हैं जिसे पंचांग बोलते हैं, क्या तिथि वार नक्षत्र योग एंड कर्ण, तिथि वार मान ली सोमवार मंगलवार, तो तिथि वार नक्षत्र योग एंड कर्ण, ये 5 होते हैं। इनको पांचों को मैच करना होता है। पांचों में मुख्य सूर्य और चंद्रमा की जो लॉन्गिट्यूड होता है उसी पर बेस्ड होते हैं ये सब। इनके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ वैसे पहले कि भाई सूर्य और चंद्रमा का जो लॉन्गिट्यूड एंड देशांतर होता है उसका रिलेटिव, दोनों में डिफरेंस, दोनों में एडिशन, या दोनों के रिलेशन आपस में कितना डिफरेंस है, यानी रिलेशन कितना रिलेटिव लॉन्गिट्यूड क्या है दोनों एक दूसरे के आपस में, उसके हिसाब से निकाली जाती तिथि। और योग तिथि, कर्ण जो होता है, कर्ण तिथि का आधा होता है ना, और ये योग दोनों का एडिशन करके सब निकालते हैं। तो इसके बारे में बताऊंगा सभी। योग कौन सा है, इस समय इंद्र योग है। इंद्र योग बताते हैं कि नाम से ही मालूम पड़ जाता है कि इंद्र बहुत शुभ योग होता है। यहाँ पे योग इंद्र है, योग देखा जाता है। तो तिथि वार योग नक्षत्र, तिथि वार नक्षत्र योग एंड कर्ण, ये 5 तो अंग देखे जाते हैं, इसलिए पंचांग बोलते हैं। पंचांग में 5 चीजें होती हैं, क्या क्या, नक्षत्र, तिथि, वार, योग एंड कर्ण, ये 5 होते हैं। इन 5 को भी चेक करेंगे क्या ये 5 शुभ हैं यहाँ पर। अच्छा, देन लगन तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर ये मेष राशि है, एक नंबर मेष राशि। लगन भी देखा जाता है, मेष लगन।
नवांश की लग्न कौन सी है? नवांश में वृश्चिक लग्न है। यहाँ पर जैसे ये वृश्चिक लग्न देखी जाती है, इस वृश्चिक लग्न में होने से क्या फायदा होता है, क्या अच्छा होता है, इसमें दोनों मैच करते हैं, है ना। दोनों ही जो जातक हैं, जातक इसमें श्री राम है, श्री राम की कुंडली से मैच करता है कि नहीं करता है। जातक मोस्टली तो यहाँ पे इसमें, क्योंकि श्री राम की कुंडली को ही तो हम रामलला के रूप में उसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उनको प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, इसलिए उसको मैच करना बहुत जरूरी है। उससे मैच करते हो, ठीक है ना। वृश्चिक नवांश हो गया, और तो नवांश की जो लग्न है वो वृश्चिक राशि में लिखा, वृश्चिक लग्न। जातक की जन्म कर्क राशि है। यहाँ पर जो जातक है इस समय श्री राम है, श्री राम की कुंडली जो है उसका लग्न क्या है यहाँ पर, ये कर्क राशि है। चौथा नंबर कर्क राशि, इंग्लिश में बोलते हैं कैंसर साइन। कैंसर साइन यानी चौथी राशि जो कि कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, चंद्रमा यही बैठा हुआ है इस केस में, और चंद्रमा और मंगल दोनों ही मित्र होते हैं, इसलिए मित्रता है दोनों में, गहरी मित्रता होती है। चंद्रमा और मंगल गुरु में और सूर्य में, ये चारों मित्र कहलाते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनकी दोनों की राशि बहुत अच्छी है, मैच करती है। यहाँ पर जातक की जन्म कुंडली क्या है, कर्क राशि लग्न है वो श्री राम की। देन विक्रम संवत कौन सा है इस समय? देखिए विक्रम संवत 2080 चल रहा है अभी। क्यों? क्योंकि अप्रैल में जाकर के चेंज होता है, 9 अप्रैल के बाद में 2081 स्टार्ट हो जाएगा, 2081 स्टार्ट होगा नेक्स्ट, जो कि पिंगला नक्षत्र आता है बाद में। पिंगला मतलब संवत्सर, अभी संवत्सर कौन सा? नल संवत्सर चल रहा है, शायद 50th वन है, 50वां संवत्सर 50th वन। क्योंकि 2080 में अगर आप 2080 में 10 ऐड करोगे और 60 से भाग दोगे तो 60 संवत्सर होते हैं एक साल के। उन 60 संवत्सर में से कौन सा संवत्सर चल रहा है? अगर 2080 में 10 ऐड करोगे, जोड़ोगे और फिर 60 से भाग दोगे तो जो रिमाइंडर बचता है, भाग देने के बाद में जो रिमाइंडर बचता है उसको हम कहते हैं ये संवत्सर। तो संवत्सर कौन सा है? उसमें नल संवत्सर आता है, 50वां संवत्सर है नल संवत्सर। नल कहीं लिखा हुआ है कि मेरा नल संवत्सर, संवत्सर नल संवत्सर है। और कैसे निकालते हैं संवत्सर? क्योंकि विक्रम संवत अगर आ जाता है, पहले से विक्रम संवत है। अगर ईस्वी है, जैसे ईस्वी दी हुई है 2024 चल रहा है इस समय, 2024 में 57 ऐड करते हो, 57 ऐड करके +9 + 1 ऐड करके डिवाइड बाई 60 करते हो। लेकिन इस केस में अभी 24 जो स्टार्ट हुआ है, अप्रैल के बाद में चेंज होता है विक्रम संवत की जो राशि वो है ईयर। विक्रम संवत अप्रैल के बाद में स्टार्ट होता है मोस्टली, तो अप्रैल में, मार्च अप्रैल के बाद। इस समय 9 अप्रैल को आप देखो 2081 आ जाएगा। अभी 2080 चल रहा है संवत्सर, 2080 संवत्सर विक्रम संवत, संवत्सर नहीं विक्रम संवत 2080 है अभी। जैसे ही अप्रैल में स्टार्ट होगा, 9 अप्रैल के बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये होगा संवत्सर। तो संवत्सर 2080 उससे तो हम नहीं देखते संवत्सर कोई सा भी हो, लेकिन संवत विक्रम संवत कोई सा भी हो, लेकिन संवत्सर देखते हैं। संवत्सर नल संवत्सर, तो नल संवत्सर कौन सा है? 50वां आता है। कैसे? 2080 में अगर 10 ऐड करते हो, 9 + 1 ऐड कर देते हैं और 60 से भाग दे देते हैं। तो अगर 60 में 34 से मल्टीप्लाई करोगे 34 से, 0 6 4 जा 24, 4 2 0 6 जा 18 2 20 2040 आता है। और ये 2090 है, 2090 आ जाता है ऐड करके 2080 और 10 2090 हो गया। 2090 में से 2040 माइनस करोगे तो क्या बचा रिमाइंडर? 50 बचा। ये 50वां संवत्सर है, 50वां संवत्सर नल संवत्सर है। तो नल संवत्सर भी बहुत अच्छा है। इसके बारे में इनकी सभी जितने भी वो हैं यानी क्वालिटी है, एक एक चीज करके बताएंगे। क्या नल संवत्सर में पैदा होता है अगर कोई, यानी जब मौसम ये मुहूर्त निकाला है तो मुहूर्त निकाला हुआ नल संवत्सर अगर आ जाता है तो क्या अच्छा होता है उस नल संवत्सर। तो बहुत बेहतर बात होगी। 1 साल का पीरियड है ये, 1 साल का पीरियड तो भी शुभ होगा। और संवत्सर हमेशा कैसे निकाले जाते हैं? सूर्य और शनि और गुरु, जुपिटर और सैटर्न दोनों की मिक्सचर से, दोनों की पोजीशन जो होती है आपस में कहाँ पोजीशन होगी उनकी। क्योंकि शनि जो होता है 30 साल में पूरे कुंडली को 12 राशियों को घूम जाता है
और गुरु होता है 12 साल में घूम जाता है। 12 और 30 का अगर एलसीएम निकालोगे, लघुत्तम निकालोगे तो 60 होता है। इसलिए 60 में 60 साल का। यस मित्रों, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। अब इसमें जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है कितना शुभ है ये हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हम वार्तालाप कर रहे हैं। और ये इतना शुभ है, ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ, इन सब जितने भी इसके अंग होते हैं उन सबको देखते हुए कितना शुभ है और कौन सी चीज बहुत अच्छी है। हमने लग्न के बारे में अभी बातचीत की, लग्न बहुत अच्छा है इसका और इसका नवांश भी बहुत अच्छा है। उसके बाद में ये डिस्कस किया कि जो जातक यानी रामचंद्र जी का जो मेन हॉरोस्कोप है, यानी जो मुख्य हॉरोस्कोप है उनका जो कुंडली है, जन्म कुंडली, उनके जन्म के समय की, जब उनका जन्म हुआ था, जैसा कि रामचरितमानस में वाल्मीकि रामायण वगैरह में दिया हुआ है, तो वो उसके हिसाब से क्या ये जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है या प्राण प्रतिष्ठा की कुंडली है उसे मैच करती है। उसको मैंने डिस्कस किया, एक दो पॉइंट उसमें रह जाते हैं, मैंने उसको दोबारा फिर थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि रामचंद्र जी की जो कुंडली बनी है, जन्म कुंडली, उसमें क्या क्या शुक्ल पक्ष है, यहाँ भी शुक्ल पक्ष है नेचुरली, वहाँ नौमी तिथि है, नौमी तिथि यहाँ द्वादशी तिथि है, हालांकि नौमी तिथि वही शुक्ल पक्ष की है, यानी ब्राइट हाफ की है, शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है। नौमी तिथि 10th तिथि जो पूर्ण तिथि होती है उसके पास की है, एक दिन पहले की है। तो ऐसा नहीं है कि जो पूर्ण तिथि होती है वो सबसे अच्छी होती है, एक्चुअली वो क्योंकि सन के पास मून पहुंच जाता है, तो नौमी तिथि भी उतनी ही ज्यादा मतलब बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि पूर्णमासी नहीं है और या द्वादशी त्रयोदशी नहीं है, चतुर्दशी को तो अच्छा नहीं माना जाता, चाहे कृष्ण पक्ष की हो या उसकी हो, तो दोनों को अच्छा नहीं मानता। लेकिन और जो नवमी है, नवमी क्योंकि ब्राइट हाफ की शुक्ल पक्ष की है इसलिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये क्या क्या तिथि है वो मैंने दोबारा उसको लिख रखा है, एक उसमें दुआ भी जोड़ दिया है जो तुलसीदास जी ने लिखा हुआ रामचरितमानस में, क्योंकि दुआ से स्टार्ट होता है, क्योंकि उस समय क्या सिचुएशन थी, मौसम कैसा था जब श्री राम जी का जन्म हुआ तब, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। इससे पहले जो 11 हमने अंग लिए हुए हैं इनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके। पहले तो मैंने बता दिया कि आयन उत्तरायण है, आयन उत्तरायण में जब जन्म होता है तो जातक का और या मुहूर्त निकाला जाता है, तो उस समय क्या पोजीशन होती है, कैसा मुहूर्त होता है, उसके बारे में अभी मैं एक श्लोक पढ़ूंगा, उसका हिंदी में अर्थ करूंगा। मास पौष मास है, पौष मास को यहाँ पर माघ मास ही बोलते हैं, माघ का महीना, ठीक है। तो पौष मास है या माघ का महीना है। नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र के बारे में और तिथि के बारे में पूरी तरह से डिस्कस करूंगा, अच्छी तरह से डिटेल में और काफी विस्तार से बात करूंगा तिथियों के बारे में, नक्षत्र के बारे में, क्योंकि इनको अच्छी तरह से नक्षत्रों के बारे में और तिथियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातचीत की जाती है, क्योंकि इन्हीं पर बेस ज्यादा से ज्यादा उसमें से क्या निचोड़ निकलता है। यानी किसी चीज के बारे में अगर आप विस्तार से बातचीत करते हैं तो नक्षत्र और तिथि को ज्यादा ही डिटेल में डिस्कस करना चाहिए, ज्यादा विस्तार से बात करना चाहिए। तो इसको मैं अलग से भी लूंगा और अभी जो मृगशिरा नक्षत्र है उसमें पैदा होने से क्या होता है, क्या लक्षण होते हैं जातक के, वो बताऊंगा। इस जो यहाँ मृगशिरा नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र का जो मुहूर्त होता है कितना शुभ है, कितना अच्छा है, वो बताऊंगा। उससे पहले उसके बाद तिथि, दिन वार योग कर्ण लग्न नवांश हमने पढ़े, जातक की जन्म कुंडली के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं लास्ट में। और नल संवत्सर जो दिया हुआ है, नल संवत्सर 50वां संवत्सर है नल संवत्सर, हालांकि बहुत ब्रॉड चीज है, एक साल के अंदर जितने भी लोग पैदा होंगे क्या वैसे ही होंगे, इसलिए नल संवत्सर को लेना ज्यादा उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नल संवत्सर को भी लूंगा, क्योंकि नल संवत्सर अभी 2080 जो विक्रम संवत है उसके अंदर ही नल संवत्सर 50वां पड़ता है। अभी अप्रैल के महीने में जाके अगला वाला जो पिंगल संवत्सर है वो स्टार्ट हुआ है ना, और अगला वाला यानी 2081 विक्रम संवत स्टार्ट होगा, 9 अप्रैल के बाद में स्टार्ट होता है। अभी ये 2080 चल रहा है विक्रम संवत। अच्छा, अब हम बातचीत करते हैं रामचरितमानस में जो श्री रामचंद्र जी की कुंडली के बारे में बताया गया, थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस किया, खाली पहली वाली चौपाई और लास्ट वाली चौपाई के बारे में बताया था, लेकिन अब बीच की जो चौपाई है वो भी बातचीत करता हूँ। और उससे पहले जन्म से पहले क्या क्या सिचुएशन थी वो देखिए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस से मैं उद्धृत कर रहा हूँ और ये व्याख्यान दिया हुआ हमें 2 बार सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। जोग लगन गृह बार तिथि,
जब राम जी का जन्म हुआ उस समय कह रहे योग मतलब योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि, कितनी चीजें दी? योग, लग्न, 2, 3, 4, 5 थी तो वहीं दे दी। योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि सकल बहे अनुकूल, सभी अनुकूल हो गए। जैसा उस समय जन्म के टाइम पर जन्म जब शुभ जन्म हो रहा है उस शुभ से पहले सभी चीजें ये शुभ हो गई, अनुकूल हो गई, उसके हिसाब से हो गई। जैसा जन्म होता है जन्म के हिसाब से कोई ज्यादा अशुभ नहीं थी, सभी शुभ हो गई। क्या क्या? योग, लग्न, ग्रह और ग्रहों की जो पोजीशन थी उस समय बहुत अच्छी हो गई। वार, और उस समय जो वार था वो भी वार सही हुआ है ना। दिन का जो वो था, कौन सा वार था, क्या था, वो वार भी सही था। तिथि भी अच्छी थी, नवमी तिथि थी। देन सकल भय अनुकूल, सभी अनुकूल हो गए, उसके हिसाब से हो गए, जन्म के हिसाब से, जन्म जब पूरा था उसके हिसाब से सभी अनुकूल हो गए, अकॉर्डिंग टू हो गए। देन चर और अचर हर्ष जुटा, जितने भी चर माने चलने वाली चीजें, अचर माने जो अस्थिर चीजें रहती हैं, पत्थर वगैरह, सभी जितने भी आसपास की चीजें, चर और अचल, चलने वाली चीजें, न चलने वाली चीजें, सभी अनुकूल हो गई। अनुकूल, हवा भी सही चल रही है, हवा चलने वाली है, चल रही है, और वृक्ष वगैरह सभी खड़े हुए हैं, स्थिर हैं, पत्थर वगैरह सभी स्थिर हैं, सभी वो भी अनुकूल हो गए। कहीं से कुछ आवाज ऐसी नहीं आ रही जो भयंकर आवाजें आती हैं, वो सब नहीं आ रही है। चर और अचर हर्ष युक्त, सभी हर्ष युक्त हो गए, सभी हर्षित हैं उस समय। चर और अचर और अचर, चर अचर सभी हर्षित हो गए, हर्ष युक्त हो गए। राम जन्म सुख मूल, क्योंकि राम का जन्म का जो सुख था उसका जो मूल था, मूल मतलब इनकी सबकी जड़ में क्या है? राम का जन्म। राम के जन्म के समय पर ये सभी चीजें अनुकूल हो गई, हिसाब से हो गई, सभी राम जन्म के हिसाब से, कोई मतलब उसके अनुसार हो गई, राम जन्म के अनुसार हो गई, उसके अनुकूल हो गई। अब आते हैं क्या क्या था, चौपाइयां फिर स्टार्ट में। चौपाई पहली बार बता दी थी आपको कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि उस समय नवमी तिथि थी शुक्ल पक्ष की, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास था, चैत्र का महीना था, मधुमास कहते हैं चैत्र के मास को, ठीक है ना। चैत्र का मास था और मधुमास था, पुनीता माने बहुत ही पवित्र, मधुमास था, चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष, और पक्ष शुक्ल था, शुक्ल पक्ष कहते हैं ब्राइट हाफ सन हमेशा, और क्योंकि नवमी तिथि कौन सी थी? शुक्ल पक्ष की, ब्राइट हाफ की, जब मून चंद सूर्य के पास जा रहा है, यानी ब्राइट से ब्राइटेस्ट होता जा रहा है, तो नवमी तिथि शुक्ल पक्ष की थी। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष था और अभिजीत मुहूर्त था, हरिप्रीता जो कि हर को बहुत ही प्रिय है, हर माने विष्णु भगवान को या राम को प्रिय है, क्योंकि राम को विष्णु भगवान का अवतार मानता है, इसलिए हरिप्रीता, और हर जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, राम जी को बहुत प्रिय है, उस हिसाब से अभिजीत मुहूर्त भी पैदा हो गया। अभिजीत मुहूर्त दोपहर का होता है, दोपहर को अभिजीत या रात का अभिजीत मुहूर्त कहलाता है, लेकिन दोपहर का था, दोपहर के क्यों? आगे देखिए, मध्य दिवस मध्य था, बीच का मिड डे था, दोपहर का समय था। मध्य दिवस अति शीतल घाम, मध्य दिवस अति शीतल घाम, दिवस हालांकि दिन दोपहर का था, मध्य दिवस था, मिड डे था। अति शीत न घाम, ज्यादा शीतलता नहीं थी, ज्यादा कोल्ड नहीं था, ज्यादा ठंडापन नहीं था, न घामा ज्यादा धूप थी, है ना, न शीतल घामा। पावन काल लोक विश्राम, और वो समय बहुत पवित्र था, पावन काल लोक विश्राम, सभी लोगों के लिए, संसार के लिए विश्राम के लिए पल था, वो विश्राम का पल था, सभी शांति से रह रहे, सभी शांति प्रिय हो गए, उस समय सब शांत हो गए, विश्राम कर रहे थे सभी, ऐसे कह रहे पावन काल लोक विश्राम। शीतल मंद सुगंध भय बाबू, सुरभि भय बाबू, शीतल मंद सुरभि भय बाबू, शीतल उसमें ठंडी हवा चल रही, शीतल मंद, और मंद माने धीरे से, धीरे धीरे शीतल ठंडी सी, सुरभि भय बाबू, सुर माने सुगंधी युक्त, भय बाबू, वायु माने हवा बह रही है, बह बाबू, हर्षित सुर, सभी सुर माने देवता, हर्षित सुर संगम मन चाव, हर्षित सुर संतन मन चाव, जैसे संतन वर्ड है, संतन मन चाव, हर्षित सुर संतन मन चाव, संत और सुर देवता लोग सभी
के मन में बहुत चाहत थी। उस समय सभी ये इच्छा कर रहे थे कि राम का जन्म हो। सुर संतन मन चाहो, हर्षित सुर संतन मन चाहो, संत लोग और सुर माने देवता लोग, इन सब के मन में चाह थी कि राम का जन्म हो। ठीक है, इस तरह संतन मन चाहो, तो सुर हर्षित सुर सभी देवता लोग हर्षित हैं, संतन और संत लोग भी हर्षित हैं। मन चाहू, सबके मन की जो चाहना थी वो पूरी हो रही है, इसलिए सभी हर्षित थे। वन कुसुमित गिरगन, वन कुसुमित और वन जंगल जो कुसुमित हैं सभी कुसुमित हो गए, पल्लवित हो गए और फूलों से युक्त हो गए। कुसुमित गिरगन, गिरगन माने पहाड़ों का समूह, गिर माने पर्वत, पर्वतों के जो समूह थे वो मणि से युक्त हो गए। मन आ रहा वन कुसुमित, ये कह रहे हैं वन कुसुमित गिरगन मन हारा। गिरगन माने गण माने समूह और गिर माने पर्वत, पर्वतों का समूह मणि से युक्त हो गया। मणि आ रहा, सब में मणियां अंकुरित हो गई और मणियां दिखने लगी, मणि युक्त हो गई। बहुत ही लोगों को शुभ लगने लगे, यानी मणि लोग लेने लगे और मणियों से युक्त हो गए, इसलिए अच्छे लग रहे। वन कुसुमित गिरगन मन हारा, श्रवणी सकल सरिता मृत धारा। ये अमृत धारा और सरिता अमृत धारा, यानी श्रवणी सकल, ये सकल वर्ड यहाँ पे ये ऐड किया मैंने क्योंकि इसमें सकल मिस हो रहा था। तो श्रवणी सकल, सकल माने सभी, सरिता माने नदियां, सभी नदियां, श्रवणी सरित अमृत धारा, सभी सरिता हैं अमृत की धारा रूपी पानी निकाल दिया, उनमें अच्छा था पानी अमृत के लायक, यानी नेक्टर लायक, अमृत जैसा पानी सभी में से बहने लगा। सभी नदियां, सर्वई शकल, सर्वई माने बहने लगी, शकल माने सभी और सरिता माने नदियां हैं। अमृत धारा, अमृत की धारा यानी नेक्टर लाइक वाटर सभी में से निकलने लगा। ये उसमें की सिचुएशन थी। इसका मतलब इसमें क्या करना, शुक्ल पक्ष था, नवमी तिथि थी, ठीक है ना, दोपहर का समय था, मध्य दिवस था और अभिजीत नक्षत्र वो था, नक्षत्र नहीं अभिजीत मुहूर्त था। नक्षत्र तो यहाँ पर हमने बता दिया, ये अश्विनी भनी कटका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु नक्षत्र था, क्योंकि चौथी राशि कैंसर साइन में है, कर्क राशि में है मून, कर्क राशि में मून होने की वजह से उस समय पुनर्वसु नक्षत्र था। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र होता है, जुपिटर का, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर गुरु लग्न में, यहाँ भी गुरु लग्न में, दोनों में देखिए समानता। हम कह रहे हैं जो जन्म जिसकी जो जातक होता है जिसके लिए आप प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाल रहे हैं, उनके बचपन का ही, यानी चाइल्ड एज ए राम एज ए चाइल्ड, उनकी आप जन्म कुंडली बना रहे हैं या मुहूर्त निकाल रहे हैं उनके लिए, उनकी जन्म कुंडली से मिलती होनी चाहिए। देखिए गुरु लग्न में, यहाँ भी गुरु लग्न में, गुरु वहां उच्च का है, यहाँ गुरु मित्र की राशि में है, मंगल की राशि में। मंगल गुरु का मित्र होता है, सुख या बृहस्पति का गुरु माने बृहस्पति, बृहस्पति जुपिटर, बृहस्पति का मित्र होता है मंगल, इसलिए मंगल की राशि में है। वहां चंद्रमा की राशि में चंद्रमा भी मित्र होता है गुरु का, और चंद्रमा की राशि में उच्च का, यानी कैंसर के साइन में कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है, वहां गुरु उच्च का है, साथ में चंद्रमा बैठा हुआ अपनी राशि का स्वामी है। बहुत अच्छी पोजीशन है, यहाँ भी अच्छी पोजीशन है क्योंकि गुरु यहाँ पर मंगल की राशि में है और मंगल यहाँ पर और गुरु यहाँ पर 9th हाउस को भी देखा है, इसलिए 9th हाउस की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बहुत ज्यादा प्रभाव उच्च कर रहा है, जिसमें का धर्म और भक्ति, ठीक है ना, ईश्वर के प्रति श्रद्धा वो सब बढ़ जाएगी और भाग्य बढ़ेगा, भाग्य से काफी भाग्य का उदय होगा जन्म इसको 9th हाउस को देखने से। मैंने कहा 4 डी होती है, धर्म, डिवोशन, डिवाइन पावर, डेस्टिनी, ये 4 होती है। डेस्टिनी मतलब भाग्य, डिवाइन पावर ईश्वरीय शक्ति वो बढ़ेगी, और डिवोशन माने भक्ति, और धर्म, इन चारों चीजों की बढ़ोतरी होगी। और फेम प्रसिद्धि, एक एफ होता है, बाकी 4 डी होती है। एफ माने प्रसिद्धि, फेम, प्रसिद्धि पॉपुलरिटी, फेम बढ़ेगी यानी प्रसिद्धि बढ़ेगी। ये 4 चीजें ज्यादा से ज्यादा इसमें से उत्पन्न होंगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो नक्षत्र, ये सॉरी मुहूर्त बनाया गया, मुहूर्त की कुंडली जो बनी है प्राण प्रतिष्ठा की, तो प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है उससे ये 4 चीजें 5 चीजें बढ़ेंगी, यानी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। प्रसिद्धि, धर्म और डिवाइन पावर माने ईश्वरीय शक्ति, ठीक है, डिवाइन पावर, और
भाग्य, दीप, भक्ति, डिवोशन, भक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति, जो राम के प्रति भक्ति, नेचुरली राम के भक्तों की संख्या बढ़ जाएगी और प्रसिद्धि बढ़ेगी, ये सब चीजें बढ़ेंगी। क्योंकि यहाँ पर और सूर्य देखिए 10वें घर में है, अच्छा, और इससे जब 10th हाउस में सन होता है तो गवर्नमेंटल सपोर्ट मिलती है, यानी ईश्वर की, यानी जो रूलिंग पार्टी होती है उस समय, या कोई भी राजा हो, कुछ भी हो, तो राजा की तरफ से काफी सहायता मिलती है ना, राजा का भी इसमें सपोर्ट मिलता है। तो वो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी साथ में जा रहे हैं, तो ये सब चीजें यहाँ से बढ़ती हैं। तो मैंने देखा कि जो रामचंद्र की जो जन्म कुंडली है वो उसके हिसाब से, और ये उसकी मुहूर्त की जो कुंडली है, प्राण प्रतिष्ठा की जो कुंडली है, वो दोनों में समानता है, ठीक है, तो काफी समानता है। और शनि यहाँ पर अपनी राशि में, वहां भी देखिए शनि उच्च का है, 7वीं राशि में उच्च का होता है शनि, शनि भी बहुत अच्छा है। राहु केतु 12वें घर में, केतु यहाँ भी 12वें घर में, केतु राहु केतु एक्सिस 12वें घर में राहु, वहां भी 12वें घर में राहु केतु, यहाँ पर 6th हाउस में, ये भी 6th हाउस में है ना। मंगल यहाँ उच्च का है, और यहाँ मंगल ये गुरु की राशि में, ये भी बहुत अच्छा है, मंगल गुरु की राशि में अच्छा होता है। और बुध शुक्र के साथ में, यहाँ पर शुक्र और मंगल में दोनों में मित्रता नहीं होती है, वो भी नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के प्रति न मित्र होते हैं न दुश्मन होते हैं, दोनों ही बीच के होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, बुध और शुक्र दोनों फ्रेंड होते हैं, अच्छा, वो भी अच्छा है। लेकिन बुध के साथ में मंगल थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन फिर भी क्योंकि गुरु अपनी राशि को देखता है, उसने उसका भी इतनी नेगेटिव भी थोड़ी थी, और बुध शुक्र की वजह से वो उसको पॉजिटिव कर दिया, उसको भी ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा बहुत वीकनेस आई, क्योंकि लोग वीकनेस मतलब कमी निकालेंगे, कमी निकालने वाले अभी भी हैं, काफी निकाल रहे हैं कमी उसमें, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। लेकिन क्योंकि गुरु की वजह से, गुरु अपनी राशि को देखता है, तो उन सब पर डोमिनेशन होगा, सभी को कंट्रोल में रखेगा गुरु, है ना। ये सब चीजें बढ़ाएंगी, कितनी भी कमी बीच में आए, लोग कमी निकालें, धर्म को कम करने की कोशिश करें, या कमियां निकालें, वीकनेस निकालें, जो भी है, उसके बाद भी इसमें काफी बढ़ोतरी होगी, है ना। ये सब चीजें गुरु की वजह से। चंद्रमा यहाँ पर उच्च का है, ये देखिए मून यहाँ पर उच्च का है। मून की जो राशि मृगशिरा नक्षत्र है, तो मृगशिरा नक्षत्र में ये गुरु, यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है मृगशिरा नक्षत्र में, तो ये मृगशिरा नक्षत्र हमने लिखा है यहाँ पर, मृगशिरा नक्षत्र है द्वितीय चरण में, पौष मास। अब जरा इनके बारे में मैं करता हूँ। आयन, उत्तरायण, उत्तरायण में पैदा होने से क्या होता है, इसकी अभी मैं श्लोक पढ़ता हूँ, बताऊंगा कि क्या इसका मतलब है। मास, पौष मास में पैदा होने से क्या होता है, क्या ये जो नक्षत्र में का जो मुहूर्त निकाला गया, मुहूर्त में क्या शुभता आएगी, है ना, शुभ होगा मुहूर्त। और पहले में उत्तरायण हमेशा अच्छा माना जाता है, क्योंकि उत्तरायण के बारे में ये भी कहा जाता है कि विष्णु पितामह ने अपनी मृत्यु को प्राप्त कब किया, जब सूर्य उत्तरायण हो गया, यानी मकर संक्रांति के बाद में उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया था, क्योंकि वो सरसैया पर लेटे रहे तब तक, क्योंकि वो अभी काफी दिनों तक, जब तक उत्तरायण सन नहीं हुआ, जब सूरज उत्तरायण नहीं हुआ, यानी कल मकर राशि में नहीं आया, मकर संक्रांति के बाद ही 10वीं राशि से स्टार्ट होकर मिथुन राशि 30 नंबर की राशि तक सूर्य जब आता है, तब वो 6 राशियों में होता है, उस समय उत्तरायण कहा जाता है, ठीक है। मकर राशि से लेकर के मकर, कुंभ राशि, मीन राशि, देन मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि, ये 6 राशियां होती हैं। इन राशियों में जो सूर्य होता है तो उसको कहते हैं उत्तरायण, सूर्य की उत्तरायण कंडीशन रहती है ना, दशा होती है उस समय उत्तरायण। सूर्य इस समय उत्तरायण में देखिए मकर राशि में है, और 10वीं राशि मकर राशि कहलाती है, तो सूर्य यहाँ पर मकर राशि में आ गया है। मकर संक्रांति के बाद में तो है 14 जनवरी, 15 जनवरी के बाद में 22 जनवरी को, यानी कल वो हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा का जो काम हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही सूर्य उत्तरायण हो गया है, इसका मतलब उत्तरायण में सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन है। ये हो गया, पौष मास है, नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र द्वितीय चरण है। ये जो मृगशिरा नक्षत्र उसमें होने से क्या होता है, मैं अभी श्लोक पढ़ता हूँ, श्लोक क्योंकि मुझे सभी याद तो नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें से याद है, लेकिन मैं सभी को अच्छी तरह से पढ़ूंगा, उसका एक एक का हिंदी में अर्थ करूंगा, जिससे समझ में आए कि भाई इसमें पैदा होने से, वार सोमवार है, सोमवार में पैदा होने से क्या होता है। अब देखिए योग और कर्ण, योग और कर्ण, जो कर्ण होता है वो तिथि का आधा होता है, ठीक है। और यहाँ पर बालक कर्ण है, बालक चर है, मतलब एक चर होता है, स्त्र होते हैं, स्त्र कर्ण होते हैं और चर कर्ण होते हैं। चर कर्ण होने से अच्छा है, मूवेबल है ना। बालक यहाँ कर्ण चर है, क्योंकि ये शुक्ल राशि का है,
शुक्ल द्वादशी राशि है ना। द्वादशी तिथि है, द्वादशी तिथि राशि तिथि द्वादशी तिथि शुक्ल पक्ष की है, इसलिए द्वादशी तिथि कैसे शुक्ल पक्ष वाली है, ब्रैक हाफ की है, इसलिए बालक कर्ण है जो कि चर्चल है, मूवेबल है ना, मूवेबल बालक कर्ण है, अच्छा है। और ये इंद्र यहाँ पर नाम इंद्र है, इसलिए इंद्र नाम से बेनिफिट होता है, क्योंकि नाम से ही सजेस्ट करता है योग की, योग का नाम जब होता है उस नाम से ही मालूम पड़ जाता है। ये 26 में यहाँ पर का क्वांटिटी 26 में, क्योंकि योग यहाँ पर कैसे निकालते हैं, योग को लॉन्गिट्यूड दोनों के ऐड करते हैं और 13 डिग्री 27 मिनट 13 डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट से डिवाइड करते हैं। इसको लॉन्गिट्यूड ऑफ सन प्लस लॉन्गिट्यूड ऑफ मून, चंद्रमा का लॉन्गिट्यूड निकालते हैं देशांतर और सूर्य का निकालते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और 13 डिग्री 20 मिनट से डिवाइड करते हैं। 27 योग होते हैं। 27 योग को है ना, कुछ उनके जो काम होते हैं, नहीं जो आपके योग होते हैं, उन योग 27 योग हैं टोटल, उनमें से 26वां योग है ये, और इंद्र योग क्या है। इंद्र योग नाम से सजेस्ट करता है कि शुभ है, इंद्र ही नाम शुभ होता है, इसलिए इंद्र। अब जब मैं इस श्लोक को पढ़ता हूँ, ये क्योंकि सबसे पहले आयन की बात कहता हूँ। आयन जो दिया हुआ है उत्तरायण में पैदा होने से या उत्तरायण नक्षत्र निकालने की मुहूर्त निकालने से क्या शुभ होता है। अगर कोई जब तक उत्तरायण में पैदा होता है तो क्या शुभ होता है, क्या किस टाइप का वो जातक होता है, उसके बारे में बात करते हैं। शाश्वत प्रसन्नो, हमेशा प्रसन्न रहता है जातक, है ना, प्रसन्नता हमेशा रहती है। शाश्वत प्रसन्नो शुन कांता संतोष युक्तो, शुन कांता और कांतिमान होता है, संतोष युक्त होता है, संतोष होता है उसके अंदर, सेटिस्फैक्शन हमेशा रहता है ना। शाश्वत प्रसन्नो, हमेशा प्रसन्न रहता है जातक। और शुन कांता संतोष युक्तो, शुन कांता, कांता माने शरीर काफी सुंदर रहता है, संतोष युक्त होता है। अतितराम चिरायु, और बहुत सी चिरायु रहने वाली लंबी आयु होती है, चिरायु होती है। नरह चिरायु, नर सदाचार परोपिदारो, और हमेशा सदाचार में रहने वाला, अच्छा आचरण रहता है, सद आचरण रहता है। नर सदाचारो परोपिदारो, और दूसरों की हेल्प करने वाला, दूसरों की सहायता करने वाला। धीरस्य, और धैर्यवान होता है। धीरस्य सौम्यायन जात जन्म, जो सौम्यायन में यानी उत्तरायण में जन्म लेने वाला जातक जो होता है वो धीरस्य होता है, काफी धैर्यवान होता है। सदाचार परो अप्युदारो, और बहुत ही काफी उदार होता है। उदारो यानी उदार होता है, सदाचारी होता है। और सौम्य जन्म में पैदा होने वाला। और क्या क्या, शाश्वत प्रसन्न हो गया, कांतिवान होता है, संतोष युक्त होता है, अत्युत्तराचरायु होता है और ज्यादा आयु वाला होता है, सदाचारी होता है, परोपकारी होता है ना, दूसरों का उपकार करने वाला, दूसरों पर धीरस्य और धीरवान होता है, धैर्यवान। सौम्याय जनाम जन्मा, और सौम्यायन जन्मा, सौम्यायन में जन्म लेने वाला जातक ऐसा होता है। यानी इतने सारे गुण हो गए। अब आते हैं दूसरी बात, मास पर। पौष मास में जन्म लेने वाला, अगर पौष मास में हमने यहाँ मुहूर्त निकाला है, पौष मास में मुहूर्त निकालने से क्या अच्छा होता है, उसके बारे में बात करते हैं। पौष मास में, पौष मास फल, मैंने इसका श्लोक लिखा हुआ है, परोपकारी पितृवित्तहीन। लेकिन यहाँ पिता से कोई वित्त नहीं मिलता, पिता से धनहीन होता है, पिता का धन नहीं मिलता है इनको। परोपकारी लेकिन फिर भी परोपकारी होते हैं, अपने से अर्जित करके पैसा परोपकार करते हैं। परोपकारी पितृवित्तहीन, पित्त से प्राप्त धन हीन होते हैं। नेचुरली राम जी को वैसे वनवास भी हुआ था, तो राम जी को वनवास हुआ, पिता का जो धन था, पिता उसके बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है, महाराज दशरथ खत्म हो जाते हैं जब वनवास में होते हैं तब। इसका मतलब पित्त वित्तहीन, और पित्त से जो वित्त होता है, धन होता है, वो नहीं मिलता, उसके बिना होते हैं। कष्टा अर्जित अर्थ व्ययकृत या दिव्य, यानी जो कष्ट से युक्त पैसा कमाते हैं, कितने भी कष्ट हो, कष्ट से अर्जित
धन को भी व्यय करते हैं, किसमें? व्यकृत यज्ञ, यानी परोपकार करने के लिए। इवन अपने अच्छे से अच्छा पैसा कमाया हुआ, काफी मेहनत के बाद जो पैसा कमाया जाता है उसको भी परोपकार करने में व्यय कर देते हैं। ठीक है। सुगुप्त मंत्र, कृत शास्त्र यत्न, और इतने गुप्त मंत्र होते हैं उनको पढ़ते हैं, कृत शास्त्र यत्न, और शास्त्रों में काफी अध्ययन करते हैं, शास्त्रों में लगन लगाने वाले होते हैं। पौष विशेषा उत्पुरुष कृषांग, और पौष मास में पैदा होने वाले वो जो अंग होते हैं कृषांग होते हैं, और थोड़ा सा अंग उनका काफी थोड़ा कमजोर होता है, हालांकि शरीर थोड़ा शिथिल होता है। कृषांग होते हैं यानी अंग उनके थोड़ा सा शिथिल होते हैं, कमजोर होते हैं, लेकिन ये कृत शास्त्र यत्न, और फिर भी काफी मेहनत करते हैं, शास्त्रों में यत्न कर शास्त्रों को पढ़ते हैं, मंत्र गुप्त मंत्र पढ़ते हैं, काफी सीक्रेटेड मंत्र जो होते हैं उनको भी जानते हैं। ये पौष मास में पैदा होने वाले जातक के ये सब। तो पौष मास का हमने बता दिया, पौष मास हो गया, आयन हो गया। नक्षत्र के बारे में, जो मृगशा नक्षत्र है उसको भी लेंगे, अभी बाहर जो सोमवार है उसको भी देखते हैं। पहले शुक्ल पक्ष के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ शुक्ल पक्ष में तिथि जो शुक्ल पक्ष की है ना, तिथि द्वादशी तिथि शुक्ल पक्ष की है, यानी ब्राइट हाफ की है। तो शुक्ल पक्ष में अगर पैदा होता है कोई जातक, या इवन मुहूर्त भी निकालते हैं शुक्ल पक्ष में, तो शुक्ल पक्ष कैसा हो, शुक्ल पक्ष का मंत्र निकाला गया मुहूर्त कैसा हो, तो उसमें जातक भी पैदा होता है तो कैसा होता है? चंच चिरायु होता है, और बहुत ज्यादा आयु वाला होता है। सुतराम और पुत्र वाला होता है, पत्नी अच्छी होती है। सुतराम सुशील होता है। स्त्री पुत्रवान या स्त्री पुत्रवान, सुतराम यहाँ पे चंच चिरायु सुतराम है ना। और सुत जो होता है पुत्र से युक्त होता है, सुशील होता है। स्त्री पुत्रवान, फिर अगेन कहते हैं स्त्री पुत्रवान, स्त्री और पुत्र युक्त होता है, पुत्र और स्त्री होते हैं, यानी फैमिली वाला होता है। कोमल काय कांति, लेकिन जो कांति होती है, जो उनका शरीर होता है वो कोमल होता है। कोमल काय जो काय होती है उनकी, यानी शरीर होता है वो कोमल होता है, कांति युक्त होती है, काफी सुंदर होते हैं। सदानंद विनीत, लेकिन हमेशा प्लेजर में रहने वाले, आनंद में, शरीर आनंद में अपना जीवन व्यापन करने वाले। सदा आनंद विनीत काल, और विनीत भी होते हैं, काफी विनयवान होते हैं, सदा आनंद रहने वाले रहते हैं। कहते हैं सदानंद विनीत कालश्चैव जन्म कालस्तु। अब कहते हैं शुक्ल पक्ष में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं वो ऐसे होते हैं, विनीत होते हैं, सदा आनंद होते हैं, सदा आनंद युक्त होते हैं। ठीक है। और चंच चिरायु सुतराम सुशील, स्त्री पुत्रवान है, और स्त्री पुत्रवान होते हैं, तो काफी अच्छा हुआ। बल चा पक्ष, ठीक है ना, बल चा पक्ष, इस शुक्ल पक्ष में पैदा होने वाले जातक का ये सब चीज होता है। अब आते हैं द्वादशी तिथि जो द्वादशी है, द्वादशी तिथि, ये द्वादशी तिथि नक्षत्र के बारे में, तिथियों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तिथियों को क्लासिफिकेशन करते हैं और नक्षत्रों को भी क्लासिफाइड करेंगे, कैसे कैसे नक्षत्र होते हैं डिफरेंट काइंड के, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम द्वादशी तिथि के बारे में बातें करते हैं। ठीक है। द्वादशी तिथि में पैदा हुआ जातक, यानी नक्षत्र भी बनाया हुआ है, अगर मुहूर्त जो निकाला है, ये जो जन्म कुंडली बनाई है, यानी मुहूर्त निकालना या जन्म कुंडली जन्म लेना एक जैसी बात होती है भाई, क्योंकि यहाँ मुहूर्त निकाल रहे हैं आप, मुहूर्त निकालने के लिए कुंडली बनानी पड़ रही है। उस कुंडली को जो वो है शुभता है कि नहीं, उसके अंदर अच्छाई कितनी है, वो भी द्वादशी तिथि में आ जाती है। द्वादशी तिथि में क्या है? जल प्रियो वे व्यवहारशीलो, जल प्रियो यानी ऐसे लोग पानी यानी जल में काफी जल इनको बहुत अच्छा लगता है, यानी जल में स्नान करना, ये सब करना, यानी वाटर से काफी इनका लगाव होता है, पानी से लगाव होता है। जल प्रियो, जल इनको बहुत प्यारा होता है, जल में जैसे स्नान करना, ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। वे व्यवहारशील और बड़े अच्छे व्यवहारशील होते हैं। निजाल या वास विलासशील और विलासशील होते हैं, काफी प्लेजर युक्त होते हैं, अच्छा प्लेजर में यानी आनंद से जीवन जीते हैं। विलास प्रिय होते हैं, यानी अच्छा आनंद युक्त होते हैं, प्लेजर प्रिय होते हैं। और के बाद सदा अन्नदाता, और हमेशा अन्नदाता होते हैं, अन्न दूसरों को ग्रेन दान करने वाले, अन्न दान करने वाले होते हैं। चित्रपाल वित्त, हालांकि
कितना भी पैसा क्षितिपाल वित्त यहाँ पर है, राजाओं से प्राप्त धन होता है इनको क्षितिपाल। यस मित्रों, हम लोग द्वादशी तिथि के फल के बारे में बात कर रहे थे। द्वादशी तिथि जो क्या है, जल प्रिय, तो ऐसे जातक जो होते हैं जल प्रिय होते हैं, जल में काफी स्नान करते हैं, तो उनको जल में रहना बहुत अच्छा लगता है, जल का स्नान करते हैं, है ना, जल को ज्यादा लाइक करते हैं, मतलब जल प्रिय होते हैं। वे व्यवहारशील व्यवहार से युक्त होते हैं, अच्छा व्यवहार होता है, शुद्ध व्यवहारी होते हैं, दूसरों के साथ व्यवहार को अच्छा करते हैं। जाल बास विलासशील, अपने जो निवास होता है उसमें रह करके बड़े प्लेजर प्रिय होते हैं, आनंद से रहने वाले होते हैं, विलास प्रिय होते हैं। अन्नदाता, और हमेशा अन्नदाता रहते हैं, दूसरों को दान करने वाले, अन्न का दान करने वाले होते हैं। क्षितिपाल वित्त, क्षितिपाल माने राजा से इनको वित्त धन की प्राप्ति होती है, राजा से धन की प्राप्ति होती है। अब देखिए जब राजा को धन की प्राप्ति होती है, ये जो नक्षत्र बनाया है वो पंजी में बहुत अच्छा बनाया, क्योंकि यहाँ पर भी राजा से काफी चीजें प्राप्त हों, राजा से इवन सपोर्ट मिल रही है, सहायता मिल रही है, राजा की वजह से काफी लोग उनको सपोर्ट करते हैं, है ना। सभी जितने भी टूरिस्ट वहां पर आएंगे, जितने भी यात्री आएंगे, सब यात्रियों को एक सपोर्ट मिल रही है जाने के लिए, काफी चीजें, रास्ता अच्छा हो बना दिया, है ना, वाहन अच्छे क्रिएट किए हो गए, बाहर रास्ता बना दिया, रोड्स बन गई, है ना, प्लेन की व्यवस्था हो गई, बाकी रेलवे की व्यवस्था हो गई, ये सभी, तो राज्य से काफी धन प्राप्त होता है ना। क्या हुआ, सदा अन्नदाता क्षितिपाल वित्त, और क्षितिपाल माने राजा से, क्षितिपाल जो होते हैं राजा यानी होते हैं, उनसे वित्त प्राप्त होता है इनको। शाद द्वादशी जो जन्म प्रजावान ऐसे लोग प्रजावान होते हैं, और द्वादशी तिथि में पैदा होने वाले प्रजावान यानी प्रजा को लाइक करते हैं, पब्लिक में काफी इनका इंटरेस्ट होता है, लोगों में ये विश्वास करते हैं, लोकप्रिय होते हैं। मनुष्य और प्रजावान लिखा हुआ है, जो मनुष्य प्रजावान, द्वादशी जो जन्म मनुष्य प्रजावान, यानी ऐसा मनुष्य प्रजावान होता है, पब्लिक को लाइक करने वाला होता है, पब्लिक उनको यानी प्रजा से काफी लगाव रखते हैं, इसका मतलब ये है। अब आते हैं, तो हमने क्या क्या यहाँ डिस्कस किया अभी तक, लोग जरा मैं इनके बारे में नीला पेन लाइन करता हूँ। चलिए, तो हमने अभी मास के बारे में बता दिया, ब्लू पेन हो गई, उत्तरायण के बारे में बता दिया, देन अभी तिथि के बारे में द्वादशी तिथि बता दी, शुक्ल पक्ष बता दिया। अब आते हैं सोमवार, जो बार है, सोमवार को जो पैदा होते हैं, सोमवार को तिथि आपने निर्धारित की है, तिथि मतलब नक्षत्र, आपने नक्षत्र और दिन तिथि आपने सोमवार लिया हुआ है, मतलब डे सोमवार है, तो सोमवार को अगर पैदा होता है जातक, सोमवार को आप मुहूर्त निकालते हैं, तो कैसा होता है उस समय, देखिए सोमवार का फल क्या होता है। सोमवार को फल में प्राज्ञ प्रशांत, प्राज्ञ माने कहते हैं ज्ञानवान होता है, बहुत ही प्राज्ञ, बहुत ज्ञान से युक्त होता है, प्रशांत शांत होता है, प्रिय बाग विदिज्ञ, और प्रिय वादन करने वाला, प्रिय बोलने वाला, और विज्ञ माने बहुत ही ज्ञानवान होता है। देन शाश्वत अन्यरेन्द्र वृत्ति, और शाश्वत अन्यरेन्द्र, और हमेशा से ही जो स्वायत्त वित्त वर्ती, और हमेशा जो वृत्त होता है वो राजा से प्राप्त करता है, उसको हमेशा प्राप्त करता है, राजा से युक्त होता है, मतलब राजा से अन्न की प्राप्त करती है, अन्न प्राप्त करता है, वृत्त प्राप्त करता है, वित्त धन प्राप्त करता है। शाश्वतनेन्द्र श्रेय वर्ती, है ना, और जो वित्त होता है, अन्न होता है, वो शाश्वत हमेशा इनके पास रहता है, ऐसा भी है, इससे का मतलब, और राजा से भी प्राप्त करते हैं, ये राजा से हमेशा इनको अन्न और वित्त धन प्राप्त होता है। सुखेच दुखेच, सुख में और दुख में एक जैसा रहते हैं, कैसे, सुखेच दुखेच सम स्वभाव, इनका स्वभाव एक जैसा रहता है, समभाव रहता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। सोमवार को पैदा होने वाला जातक ऐसा होता है, सोमवार को जो नक्षत्र आपने निकाला है या मुहूर्त निकाला है, नक्षत्र और सोमवार का दिन जो चूज किया है, वो उसकी वजह से, सोमवार की वजह से ऐसा जो नक्षत्र है यानी वो मुहूर्त है, कैसा है, सुखे च दुखे च सम स्वभाव, हमेशा स्वभाव इनका यानी जो स्वभावना होती है यानी भाव होता है, वो हमेशा दुख में और सुख में एक जैसा रहता है।
विचलित नहीं होते, यानी इनमें विचलन की भावना नहीं आती है। सुख और दुख में हमेशा एक जैसा स्वभाव रहता है, ठीक है ना। स्वभावे नर शीत करस्य जाता, जो सोमवार को जातक जन्म लेता है उसका ऐसा स्वभाव रहता है, हमेशा स्वभाव ही रहता है, एक जैसा स्वभाव रखता है। और अन्न और वित्त जो होता है वो राजा से प्राप्त करता है, उसमें हमेशा शाश्वत रहता है, यानी हमेशा मिलता रहता है। प्राज्ञ ज्ञानवान होता है, प्रशांत रहता है, शांति युक्त होता है, प्रिय बाग विद्य और प्रिय वादन करने में, अच्छा बोलने में, मीठा बोलने में काफी विज्ञ होते हैं, यानी काफी विद्वान होते हैं। ये हो गया सोमवार का दिन, है ना। अब आते हैं नक्षत्र को भी, नक्षत्र जो मृगशिरा है इसको भी डिस्कस करते हैं। सोमवार हमने बता दिया, अब आते हैं नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र जो मृगशिरा नक्षत्र है उसमें पैदा अगर जातक हुआ तो कैसा होगा। देखिए नक्षत्र मृगशिरा, शरा आसना अभ्यासरतो विनीत सदा अनुरक्तो गुणनाम गणेशु भोक्ता नृप स्नेह हमरेण पूर्ण सन्मार्गवृत्तो मृग जात जन्मा। देखिए शरा आसन अभ्यासरतो, और शर और आसन मतलब कह रहे हैं शर माने तीर होता है, शर आसन एक तो यानी धनुष बाण चलाने में अभ्यास रहते हैं, अभ्यासरत रहते हैं, हमेशा धनुष बाण को चलाने वाले यानी तीर और धनुष चलाने वाले में काफी अभ्यासरत होते हैं, इनको अभ्यास होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि काफी सैनिक टाइप की उनकी प्रवृत्ति होती है। अब इस समय तो सेना की टाइप की होगी, लेकिन पहले राजा लोग जो होते थे धनुष बाण चलाते थे, उसमें अभ्यासरत होते थे, उसमें अभ्यासरत रहते हैं। विनीत और विनीत होते हैं, विनीत माने काफी विनय से युक्त रहते हैं, अच्छी बातें करते हैं, विनय यानी स्वीट बातें करते हैं, मीठी बातें करते हैं, विनीत विनयवान होते हैं। सदा अनुरक्तो, सदा अनुरक्त रहते हैं, हमेशा हमेशा मतलब काफी अच्छी चीजों में युक्त रहते हैं। सदा अनुरक्तो गुणनाम गणेशु, गुणों में हमेशा अनुरक्त रहते हैं, मतलब अच्छे गुणों में अनुरक्त रहते हैं, हमेशा युक्त रहते हैं, यानी गुणों से युक्त रहते हैं, मतलब इसका ही है। भोक्ता नृप स्नेह हमरेण, और नृप से स्नेह प्राप्त करते हैं और अच्छे भोक्ता होते हैं। भोक्ता माने चीज को यूज करने वाले, किसी भी चीज को प्रयोग में लाने वाले अच्छे भोक्ता होते हैं, भोग्यवान होते हैं। नृप स्नेह हमरेण पूर्ण, और नृप से स्नेह प्राप्त करने में हमेशा पूर्ण रहते हैं, राजा से उनको स्नेह प्राप्त होता है, ठीक है। सन्मार्ग व्रतो, और हमेशा अच्छे मार्ग में उसमें व्रत रहते हैं, युक्त रहते हैं। मृग जात जन्मा, और ये जो मृगशिरा नक्षत्र है उसमें पैदा जातक होता है, उस जातक को हमेशा अनुरक्त रहता है ना, गुणों में हमेशा अनुरक्त रहता है, सन्मार्ग व्रत रहता है, अच्छे मार्ग में हमेशा युक्त रहता है। तो काफी सभी शुभ जो लक्षण है वो उस जातक के अंदर होते हैं। इससे देखा मृगशिरा नक्षत्र बहुत अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि मंगल का नक्षत्र नेचुरली इसमें लिखा हुआ अभ्यासरत, सर जो मंगल क्या सेनापति कहलाता है, इसलिए मंगल के नक्षत्र में पैदा होने से उसके अंदर वीरता होती है, क्षमता होती है वीर रहने की, यानी धनुष बाण चलाने में काफी अनुरक्त रहते हैं। एक एक्चुअली आगे इन चीजों को हम डिटेल में जब पढ़ते हैं समझते हैं क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि ये मंगल का नक्षत्र, मंगल की जो क्वालिटी होती है एज ए सेनापति, एज ए कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ के अंदर जो सब चीजें होती हैं, अंशलील लोगों को अनुशासन में लाना, खुद अनुशासन में रहना और धनुष बाण का प्रयोग करना, उसको उसमें अभ्यासरत रहना, यानी ये सब चीजें रहती हैं। अब यहाँ इस समय तो धनुष बाण नहीं, इसके अलावा इसका मतलब वेपन्स जो होते हैं उनमें काफी चीजों की नॉलेज होती है उनको, ठीक है ना, उसके बारे में ज्ञान होता है धनुष बाणों का, इसका मतलब अभ्यास करते रहते हैं इन चीजों में। तो ये हो गया मृगशिरा नक्षत्र के बारे में हमने बताया। अब आते हैं योग करण, तो हमने बता दिया कि योग, इंद्र जो योग है बहुत ही शुभ है, क्योंकि इंद्र नाम से ही जो बेनिफिक नाम होता है उसी से मालूम पड़ जाता है कि ये योग बहुत ही शुभ है। इसके बारे में हालांकि मैंने इसको लिखा नहीं है, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि इंद्र क्योंकि बेनिफिक नाम ही है इसलिए बेनिफिक होगा, ये शुभ होगा। कर्ण भी यहाँ पर बालक कर्ण है, कर्ण चर्चल है, मूवेबल है, इसलिए स्थिर नहीं है, इसलिए मूवेबल होने की वजह से जो नेचर होती है आदमी की काफी अच्छी होती है, मूवेबल होती है, चर्चल होती है, किसी चीज में फिरता नहीं दिखाते, लेकिन काफी वो है। तो ये कर्ण अच्छा हो गया। अब आते हैं बाकी चीज में नक्षत्र, ये हमने यूज किया, नक्षत्र हो गया।
अब जो बाकी हम जब चीज डिस्कस करेंगे क्या क्या, एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ नक्षत्र को लेंगे डिटेल में, उसके बाद में हम बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से वो बनने हैं। देखिए एक चीज होती है कि एक अमृत सिद्धि योग होता है, अमृत सिद्धि योग, यहाँ अमृत सिद्धि योग बनना है इस मुहूर्त के अंदर। अमृत सिद्धि योग क्या होता है, और दूसरा होता है सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग यहाँ इस मुहूर्त के अंदर सर्वार्थ सिद्धि यानी सब सिद्धियां, जितने भी आप चीज चाहेंगे वो सभी सिद्ध हो जाएंगे, सर्वार्थ सिद्धि योग है इसके अंदर। वो कैसे बताऊंगा मैं अभी। देन अमृत सिद्धि योग भी है इसके अंदर। अमृत सिद्धि योग क्या होता है, ये डे और दिन और नक्षत्र इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये चीजें बनती हैं। ये जो सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, ये कैसे बनते हैं, दिन और नक्षत्र इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के मिलने से। कंडीशंस ऑफ डे एंड नक्षत्र यानी इन दोनों को मिलाने से हम हमेशा, अगर योग का नाम जैसे चर योगा है, यहाँ पे जैसे योग चर है तो बेनिफिक योग है ये। अब आते हैं अमृत सिद्धि योग क्यों होता है, यहाँ अमृत सिद्धि योग क्यों बन रहा है इस मुहूर्त के अंदर, वो देखिए। क्योंकि दिन अगर मंडे हो प्लस मृगशिरा नक्षत्र, सोमवार है, यहाँ पर दिन सोमवार है, दिन तो सोमवार है, मंडे है, जो हमने लिखा ना दिन सोमवार, और नक्षत्र कौन सा है, मृगशिरा। और दोनों दिन और नक्षत्र इन दोनों को मिलाने पर काफी कॉम्बिनेशन से अगर ये बन जाती हैं तो क्या होता है, अमृत सिद्धि योग। अमृत सिद्धि योग है वो। अमृत सिद्धि योग क्या होता है, जो भी जो सिद्धि आपको प्राप्त होती है वो आपको जरूर प्राप्त हो, जो भी आप इच्छा कर रहे हैं वो इच्छा आपको प्राप्त हो। अमृत सिद्धि योग है इसके अंदर। तो अमृत सिद्धि क्या होता है कि अमृत प्राप्त करने वाली सिद्धि प्राप्त हो जाती है आपको, यानी अमृत प्राप्त होता है, यानी अच्छी चीजें प्राप्त हो जाती हैं आपको। वो यहाँ पे योग बनना है। क्यों, क्योंकि दिन सोमवार है और नक्षत्र कौन सा है, मृगशिरा नक्षत्र। ये जो मृगशिरा नक्षत्र है, मैंने लिखा है मृगशिरा नक्षत्र का द्वितीय चरण, नक्षत्र मृगशिरा और दिन सोमवार, तो अमृत सिद्धि योग बनता है। और क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं बताता हूँ। इसका मतलब अमृत सिद्धि योग कब बनता है, दिन और नक्षत्र, संडे हो दिन और हस्ता नक्षत्र तो अमृत सिद्धि योग बन जाता है। ठीक है, सोमवार दिन हो और यहाँ रविवार हमने बता दिया, रविवार और हस्ता नक्षत्र हो, रविवार हो और हस्ता नक्षत्र हो तो भी अमृत सिद्धि योग बनता है। सोमवार हो, मृगशिरा नक्षत्र हो तो अमृत सिद्धि, जैसे यहाँ बन रहा है, सोमवार है दिन और मृगशिरा नक्षत्र, इसलिए अमृत सिद्धि योग बनता है। देन मंगलवार हो और अश्विनी नक्षत्र हो, अश्विनी नक्षत्र तो भी अमृत सिद्धि योग बनता है। लेकिन इसके बारे में हम हालांकि डिस्कस नहीं कर रहे। और दिन बुधवार हो और अनुराधा नक्षत्र हो, बुधवार दिन अनुराधा नक्षत्र तो भी अमृत सिद्धि योग बनता है। ठीक है ना। लेकिन थर्सडे दिन, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार हो और पुष्य नक्षत्र हो, पुष्य तो भी अमृत सिद्धि योग बनता है। शुक्रवार हो, फ्राइडे हो और रेवती नक्षत्र हो प्लस रेवती नक्षत्र तो भी अमृत सिद्धि योग बनता है। ठीक है ना। दिन शनिवार हो और रोहिणी नक्षत्र हो तो भी अमृत सिद्धि योग बनता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सोमवार है प्लस मृगशिरा नक्षत्र, इसलिए अमृत सिद्धि योग बन रहा है। तो ये बहुत ही मुहूर्त अच्छा है, अमृत सिद्धि योग वाला नक्षत्र है, यानी मुहूर्त है। देन सर्वार्थ सिद्धि योग कब बनता है, सर्वार्थ सिद्धि योग में क्या, दिन मंडे दिन हो, अगर दिन मंडे हो, सोमवार दिन हो, नक्षत्र कौन कौन से नक्षत्र आए उस दिन, क्या नक्षत्र हो सकते हैं, अगर इन नक्षत्र में से भी कोई एक नक्षत्र आ जाए तो भी, तो सर्वार्थ सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि, जितने भी आपकी सिद्धियां प्राप्त हुई, सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वो क्या है, मंडे सोमवार दिन हो, श्रवण नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्र हो, मृगशिरा नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र हो, अनुराधा नक्षत्र हो, ये सभी नक्षत्र जितने भी हमने अभी ऊपर काउंट किए थे, श्रवण नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, क्योंकि ये मृगशिरा नक्षत्र है, ये आ गया, सोमवार आ गया, इसलिए सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। तो ये दो योग बहुत इंपॉर्टेंट बन गया अलग से। सोमवार दिन हो गया, मृगशिरा नक्षत्र हो गया तो अमृत सिद्धि योग बन गया। और सोमवार है और ये नक्षत्र, इनमें से कोई भी नक्षत्र होता, हालांकि मृगशिरा नक्षत्र है अपना, उसका भी नाम है मृगशिरा नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र है, सॉरी रोहिणी नक्षत्र, नॉट रेवती, रोहिणी, मृगशिरा, श्रवण नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ये 1 2 3 4 5 ये 5 नक्षत्र है। इनमें से कोई भी नक्षत्र आ जाए और दिन सोमवार हो तो क्या होता है, सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग यहाँ बन रहा है, अमृत सिद्धि योग बन रहा है। ये दो कॉम्बिनेशन और हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम
ये जो क्लासिफिकेशन है तिथियों और नक्षत्रों के बारे में बात करते हैं। तिथि और नक्षत्र ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तिथि और नक्षत्र नक्षत्रों को 7 लगभग भागों में विभाजित किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ नक्षत्र, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद तिथियों के बारे में भी, तिथियों को भी पहले तो बेसिक तिथियां जो डिवाइड की गई हैं, यानी उनको विभाजित किया गया है। तिथियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। शुक्ल पक्ष की तिथियां होती हैं और कृष्ण पक्ष की होती हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये 2 भागों में विभाजित किया तिथियों को। तिथियां 2 प्रकार की होगी, शुक्ल पक्ष वाली और कृष्ण पक्ष वाली। 15 जो तिथियां होती हैं वो शुक्ल पक्ष की होती हैं, 15 तिथियां होती हैं वो कृष्ण पक्ष की होती हैं। तो सबसे पहले तो ये जो विभाजन किया गया है तिथियों का 2 भागों में, ये मेजर क्लासिफिकेशन है। यानी विभाजन जो मुख्य विभाजन है वो क्या है, 2 भागों में विभाजित किया गया तिथियों को। 2 भागों में क्या, शुक्ल पक्ष की तिथियां और कृष्ण पक्ष की तिथियां। या प्रतिपदा से लेकर के 1 से लेकर के 15 तक ये स्टार्टिंग की होती है। 15 मतलब पूर्णमासी। एक प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एंड पूर्णमासी और पूर्णिमा। ठीक है ना, ये 15 हो गई। 15 के बाद फिर एक प्रतिपदा ये स्टार्टिंग से करते हैं, लेकिन ये जो वो होती हैं कृष्ण पक्ष वाली, वो भी 1 से स्टार्ट होती हैं। यानी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया ये होती हैं सभी। और अंत में जो तीसवीं वाली होती है, 30th वन, यानी 30वीं से अमावस्या बोलते हैं, उसे पितृ अमावस्या भी बोलते हैं, क्योंकि पितरों का श्राद्ध करते हैं अमावस्या के दिन। जब जो चंद्रमा होता है एकदम अंधेरा हो जाता है, चंद्रमा पर लाइट प्रकाश नहीं रहता, प्रकाशित नहीं होता चंद्रमा, उसको कहते हैं न्यू मून डे। तो न्यू मून डे यानी चंद्रमा जब एकदम अंधकार में हो जाता है, यानी लाइट उसके अंदर प्रकाश नहीं रहता, तो उसको कहते हैं अमावस्या का दिन। अमावस्या के दिन पितृ अमावस्या बोलते हैं। उसमें पितरों के लिए श्राद्ध करना, पितरों के लिए जो भी तर्पण करना, पितरों की पूजा करवाना, वो सब पूजा उस समय पितृ अमावस्या बोलते हैं उसको। तो अमावस्या का दिन पितरों के लिए ज्यादा समर्पित होता है। देन इन जो नक्षत्र तिथियां हैं, इन तिथियों को भी 5 भागों में क्लासिफाइड किया गया। सब क्लासिफिकेशन पहला तो दो भाग थे, फिर आते हैं तिथियों को 5 भागों में विभाजित किया गया। वो 5 भागों में कौन कौन सी होती हैं, अगर हम 1 से लेकर 5 तक, 6 से लेकर 10 तक, फिर 11 से लेकर के 15 तक। अब ये जो तिथियां हैं 15 तक, ये दोनों ही प्रकार की, यानी शुक्ल पक्ष की भी कृष्ण पक्ष की भी, दोनों को हम ऐसे कहते हैं ट्राइड, यानी 3 भागों में 3 तिथियां लेकर के हम विभाजित कर रहे हैं। 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी 15 मतलब 30वीं, 30th भी ले लेते हैं, 30वीं तिथि भी ले ली। तो इन 5 को मिलाकर के, यानी ये जो 5 तिथियां ले ली हमने, और इन्हें 3 बन गई। फिर 1, 6, 11, फिर 2, दिन 7 और 12, यानी द्वितीय तिथि जो है वो पहली जो तिथि कहलाती है नंदा तिथि कहते हैं पहली वाली को। फिर कहते हैं भाद्र तिथि, भद्रा तिथि। पहले नंदा तिथि, भद्रा तिथि, जया तिथि, रिक्ता तिथि और पूर्ण तिथि, ये 5 प्रकार की तिथियां, यानी इसे कहते हैं सब क्लासिफिकेशन। इन तिथियों का सब क्लासिफिकेशन बोलते हैं। यानी तिथियों को पहले हमने 2 भागों में विभाजित किया, तो मैं तिथियों को पहले लेता हूँ स्टार्टिंग में। तिथियों को लेने के बाद फिर नक्षत्रों के बारे में हम देख सकते हैं नक्षत्र कौन कौन सी हैं। अब इन नक्षत्रों की वजह से, यानी जो अलग विभाजित कर रहे हैं, नक्षत्रों को 3 मेजर भाग में भी डिवाइड किया गया। उस 7 भाग हैं वो तो हम बताएंगे, लेकिन 3 मेजर भाग क्या थे। पहला ऊर्ध्वमुख, देन अधोमुख एंड त्रियंगमुख। 9 नक्षत्रों को लेकर के, जो 27 नक्षत्र होते हैं उनमें से 9 नक्षत्रों को लेकर के 3 मेजर भागों में विभाजित किया गया है। पहले ऊर्ध्वमुख ने ऊपर मुख वाले, यानी जो ऊर्ध्वमुख होता है, जिनका मुख ऊपर होता है, यानी ऊर्ध्व देखने वाले, यानी ऊपर देखने वाले नक्षत्र, वो कौन से नक्षत्र होते हैं, ऊर्ध्वमुख, यानी ऊपर देखने वाले नक्षत्र 9 नक्षत्र होते हैं। फिर दूसरा होता है अधोमुख। अधोमुख कह सकते हैं मान लीजिए नीचे देखने वाले नक्षत्र, 9 नक्षत्रों को उसमें डिवाइड किया गया। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सबका नाम लिखेंगे और 9 नक्षत्रों को। और तीसरा होता है त्रियंगमुख। यहाँ पर त्रियंगमुख है नक्षत्र, ये जो वृषा नक्षत्र अपना त्रियंगमुख है। त्रियंगमुख माने सामने देखने वाला, इन फ्रंट लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग, सामने देखने वाले नक्षत्र। तो मुहूर्त जो होते हैं इनमें अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो सामने देखते हैं, यानी फेशियल
फॉरवर्ड लुकिंग, है ना, और इन फ्रंट लुकिंग नक्षत्र होते हैं 9 नक्षत्र। उनमें से जो मृगशा नक्षत्र है अपना, ये फेस यानी फ्रंट लुकिंग है, यानी फॉरवर्ड लुकिंग। इसलिए जो मुहूर्त निकाला गया है मृगशा नक्षत्र को, वो फेसबुक यानी फ्रंट लुकिंग भी है, फॉरवर्ड लुकिंग है ना। इसको कहते हैं त्रिंगमुख नक्षत्र है। त्रिंगमुख नक्षत्र क्या होते हैं? सामने देखने वाले। तो 9 नक्षत्रों को हमने 3 भागों में डिवाइड, वो 3 भाग होते हैं। फिर इसके बाद 7 नक्षत्र, 7 प्रकार के डिवीजन है। कभी 5-5 ले लेते हैं, 4-4 ले लेते हैं नक्षत्रों को, 4-4 नक्षत्र और दिन भी लेते हैं साथ में। जैसे संडे लिया, 4 नक्षत्र लिए साथ में। सभी जितने उत्तर वाले होते हैं, उत्तर नक्षत्र, उत्तर वगैरह, उनको नक्षत्रों को लेकर के, और उसके साथ में एक दिन संडे ले लिया। तो उन सबको पहला जो डिवीजन है, ये 7 डिवीजन होते हैं। उनमें से भी जो स्थिर वाले होते हैं, यानी फिक्स्ड कहते हैं, फिक्स्ड या स्थिर वाले है ना, स्थिर डिवीजन, तो नक्षत्रों को हम विभाजित करते हैं। अब पहले मैं तिथियों के बारे में कह रहा हूँ, तिथियां क्या होती हैं, तिथियों का विभाजन हम करते हैं, ठीक है। तो ये हमने इनके बारे में डिस्कस किया। अब चलिए पहले तिथि और नक्षत्र को लेते हैं। अभी उससे पहले जरा दोबारा फिर डिस्कस करते हैं इनके बारे में कि भाई जो राशि लग्न जैसी कुंडली है हमारी, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक नर संवत्सर हो जाता है, नर संवत्सर रह गया नीचे, इसके बारे में बता देता हूँ। नर संवत्सर में जो पैदा होता है जातक, उसकी क्या कंडीशन होती हैं, उसके बारे में मैंने इसको लिखा हुआ है, जरा वो भी पढ़ देता हूँ, जिससे कि ये बात पूरी हो जाएगी। नर संवत्सर में, नर संवत्सर कैसे बनते हैं? बृहस्पति और शनि, इन दोनों को मिलाकर के इनकी जो पोजिशंस होती हैं, यानी किस संवत्सर में गुरु यानी बृहस्पति और शनि, ये दोनों कैसे होंगे आपस में, एक दूसरे के पास होंगे, एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, कौन कौन से भागों में, कौन कौन सी उनमें घरों में पैदा मतलब बैठे होंगे, उनकी जो पोजिशंस होती हैं, इनकी जो स्थिति होती है अलग अलग राशियों में, उसके हिसाब से 60 संवत्सर बनते हैं। क्यों, कैसे बनते हैं? क्योंकि 30 साल के अंदर शनि जो होता है पूरी 12 राशियों को घूम जाता है, यानी एक राशि में 2.5 साल रहता है शनि, इसे ढैया बोलते हैं, 2.5 साल रहता है, फिर 2.5 साल ऐसे करते हुए तो 12 राशियां होती हैं, 12 दूनी 24 हो गया, और 6 और आधा 12 का आधा 6, मतलब आधा करोगे तो 6 हो जाएगा, आधा 12 करोगे तो 6 हो गया, 6 + 24 30 हो गया। तो 30 साल के अंदर 2.5 साल करते हुए एक राशि में 2.5 साल, ऐसे 12 राशियों में शनि 30 साल तक रहता है। तो 30 साल वो हुई, और गुरु 12 साल में एक राशि में 1 साल रहता है, लगभग 1 साल रहता है गुरु जुपिटर यानी बृहस्पति। तो ये 12 का 30 का अगर लघुत्तम लेते हो, एलसीएम निकालते हो, तो 60 आता है। इसलिए एक साल के अंदर गुरु, क्योंकि 1 साल तक रहता है ना शनि, उस समय शनि कौन सी राशि में होगा, तो इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन होते हैं, क्योंकि दोनों ही मेजर प्लैनेट्स हम देखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है ये, क्योंकि शनि और जुपिटर, गुरु और बृहस्पति और शनि, ये दोनों ही मेजर प्लैनेट्स हैं। शनि सबसे लास्ट में है, सबसे ज्यादा टाइम लगाता है, इसलिए मंद कहते हैं उसको, मंद माने धीरे धीरे चलने वाला। और गुरु 1 साल लगाता है एक राशि के अंदर, तो इसलिए गुरु 1 साल लेता है पूरा एक राशि में रहने के लिए। एक राशि तक, क्योंकि गुरु 1 साल तक रहता है, इसलिए एक साल के 60 संवत्सर होते हैं। जब 60 आपने एलसीएम निकाल लिया, तो एक साल का जो संवत्सर होता है, इस समय 50वां संवत्सर चला है, 50वें संवत्सर में आपने ये मुहूर्त निकाला है। तो 50वें संवत्सर के अंदर, यानी जिसे नल संवत्सर बोलते हैं, नल संवत्सर में अगर आप कोई चीज बनाते हैं, कोई चीज पैदा होती है, कोई जातक पैदा होता है, कोई चीज आप मुहूर्त जैसे निकाला है, तो वो कैसा होगा, उसकी क्या लक्षण होंगे? शुद्ध बुद्धिशाली, अच्छी बुद्धि वाला होता है। जलस्य संपदई अश्यानुवृत्तो, यानी जो पैसा पैदा करता है वो आदमी, वो जातक, वो जल से पैदा होने वाली चीजों से पैदा करता है, यानी जल पर आधारित जितना भी उत्पादन होता है उस पर निर्भर रहता है। जलस्य संपद्वई अश्यानुवृत्तो, यानी उस पर अनुवृत्त रहता है, उससे वित्त पैदा करता है, या उस पर निर्भर रहता है। किस पर? जल में पैदा होने वाली चीजों पर, यानी जल से ज्यादा लगाव रखता है, या जल से पैदा होने वाली चीजों पर निर्भर रहता है। कुशल व सुशील, कुशल रहता है, बहुत ही कुशल होगा। सुशील, कुशल मान काफी अच्छा कहना चाहिए। कुशल मतलब योग्य और अच्छा, इंटेलिजेंट वन,
है ना, काफी वीरता होती है, उसके अंदर योग्यता होती है, कुशल प्रवीण होता है, यानी अच्छा उसके अंदर गुणवान होता है, सुशील और अच्छा सुशील होता है, शीलवान होता है, अच्छा उसका आचरण होता है, सुशील होता है, यानी उद्दंड नहीं होता, यानी उसके अंदर क्रोध वगैरह ज्यादा नहीं रहता, सुशील रहता है, कुशल है, सुशील है, स्यादल्प वित्तो बहुपाल कश्य जातु नलाब्दे चपलो मनुष्य चपल होता है, नलब यानी नल संवत्सर में पैदा होने वाला, एंड बहुपाल कश्य बहुत से लोगों का पालन करने वाला, बहुपाल कश्य कई लोगों का यानी उनको संभालता है, उनका केयर टेकर होता है, किसका, बहुपाल कश्य, यानी स्वादल्प वित्तो, लेकिन पैसा भले ही कम होता है, स्वादल्प वित्तो अपने ही उससे मेहनत से पैसा अल्प कमाता है, यानी कम कमाता है, फिर भी बहुपाल कश्य बहुत से लोगों का पालन करने वाला होता है, बहुपाल कश्य, बहुपालक यानी बहुत से लोगों का पालन करने वाला होता है, इवन इफ बहुत ही कम पैसा कमाता है तो भी, स्वादल्प माने अल्प पैदा करता है पैसा, वित्त अल्प पैदा करता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों का पालन करने वाला होता है, ठीक है। या तो नलाब दे चपलो मनुष्य बहुत चपल होता है, काफी तीव्र चलने वाला, जल्दी से चलने वाला, स्मार्ट होता है, चपल होता है, मीन्स स्थिर नहीं जाता, मतलब काफी आलस्य नहीं होता, चपल होता है, ज्यादा से तीव्र चलने वाला होता है। इसका मतलब ये हो गया नल संवत्सर, जो है नल संवत्सर के बारे में हमने बता दिया, ठीक है ना, ये भी एंड हो जाता है। तिथियां और नक्षत्रों के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, तिथियों के बारे में पहले मैं देता हूं तिथियां, क्योंकि देखिए जो 15 तिथियां होती हैं और 15 शुक्ल पक्ष की और 15 उसकी, इसके अंदर देखिए ये भी एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है, क्या है खगोलीय सत्यता क्या है कि जैसे ही चंद्रमा सूर्य की तरफ जा रहा होता है ना, तो जो पूर्णमासी होती है, पूर्णमासी वहां पर चंद्रमा ज्यादा प्रकाशित होता है, चंद्रमा पर ज्यादा प्रकाश आता है सूर्य की, क्योंकि ज्यादा नजदीक हो गया, तो सूर्य का प्रकाश जब ज्यादा आएगा तो जो तिथियां 15 के आसपास होती हैं, 15वीं तिथि के आसपास यानी पूर्णमासी के आसपास, वो तिथियां अच्छी होती हैं, उनमें ज्यादा शक्ति होती है। जैसे द्वादशी तिथि है शुक्ल पक्ष की, बहुत अच्छी है, तो 10 से लेकर के 15 तक, और 15 के बाद में 1 2 3 4 5 जो कृष्ण पक्ष की होती हैं, वो कृष्ण पक्ष की 5 तिथियां और शुक्ल पक्ष की लास्ट की 5 तिथियां, 10 से लेकर 11 12 13 14 15, यानी 11 12 13 14 15, ये जो 5 तिथियां, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी यानी पूर्णमासी, ये 5 तिथियां, क्योंकि उस समय चंद्रमा पे ज्यादा प्रकाश होता है, चंद्रमा ज्यादा प्रबल होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है, इसलिए तिथियां भी ये बहुत अच्छी मानी जाती हैं, इनको कहते हैं ऑस्पिशियस, शुभ होती हैं, काफी शुभ तिथियां होती हैं, इसलिए द्वादशी तिथि बहुत अच्छी है, शुभ है, ऑस्पिशियस है ना तिथि। तो इस तिथि का हमने बता दिया इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये तिथि शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी तिथि के आसपास की है, क्योंकि 11 से लेकर के 11 12 13 14 15 ये 5 तिथियां, और 15 के बाद में कृष्ण पक्ष की भी